तो ट्रैवलिंग एक ऐसा बुक है जहाँ से आप अपने आप को पढ़ पाते हो। एक चार दीवारी से निकल के अगर मैं इतना कुछ आज बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ट्रैवल है। आने वाले कुछ ही टाइम में उस ऊंचाई पे लहराएगा जहाँ पर मेरा सपना है लहराने का। उधर मैं साइकिल खड़ा किया, कपड़े ओवर थे, साइकिल में था, छोड़ के निकल गया। तो उधर से आया तो देखा साइकिल तोड़ दी गई है। पहली बार मैं टाइगर का आवाज़ सुन रहा हूँ दूर से और बुखार भी हो गया। तो वहाँ के एक ऑफिसर रात में दौड़ा करने 4 बजे के आसपास आए, तो मुझे देखे तो वो तुरंत उठाए, वो तो गाली के साथ कौन है यहाँ पे। वहाँ पे सांप बैठा था, बाप रे। उसने मेरे को काट लिया। तो लेके गया मैं नीचे, डॉक्टर तो शौक वहाँ पे कह रहा कौन है सांप काटा, मैं कर लो यही ये रहा। मेरे को कई लोग पकड़ पकड़ के रोए हैं भैया कि तुम मेरी ज़िंदगी जी रहे हो जो मैं जीना चाहता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलाही ट्रैवल पॉडकास्ट। मोहित भाई की अनअवेलेबिलिटी की वजह से आज का ये पॉडकास्ट का होस्ट मैं रहूंगा। आज हम मिलने वाले हैं एक ऐसे ट्रैवलर से जिन्होंने पूरे भारत को अपनी साइकिल से एक्सप्लोर किया है। लेकिन सफर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। शिवम ने अपनी साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक का भी सफर तय किया है। हर पेडल के साथ एक नया चैलेंज और हर मोड़ पे एक नई कहानी। ये सिर्फ एक जर्नी ही नहीं, एक जुनून भी है। तो चलिए मिलते हैं शिवम से और सुनते हैं उनके सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। स्टार्ट करते हैं जर्नी से, क्योंकि ऑडियंस को थोड़ा सा आपके बारे में बताएंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड कि कहाँ से ट्रैवलिंग आया लाइफ में, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, तो मेरा नाम शिवम है और लोग मुझे फ्लाइंग शिवा के नाम से अभी जानते हैं। और ट्रैवलिंग तो अगर देखा जाए तो बचपन से ऐसा कुछ नहीं था। बचपन से एक नॉर्मल स्टूडेंट था जो कि एक स्कूल से और घर तक का जो डिस्टेंस था वही कवर करता था। बट आफ्टर फिफ्थ क्लास में मैं नवोदय की तैयारी करता था। तो उस टाइम में नवोदय का जो सेंटर था वहाँ से ही नेपाल का एक ट्रिप गया था। तो ऐसे स्कूल से काफ़ी ट्रिप जाते रहते थे, लेकिन मैं कभी जाने का अवसर नहीं मिला, पेरेंट्स अलाउ नहीं किए, बट इस बार अलाउ कर चुके थे। तो मैं गया और मुझे वहाँ से जो तो मिलता है, किक मिलता है ट्रैवलिंग के बारे में। वो किक मिला वहाँ से क्योंकि नेपाल हमारे घर से काफ़ी क्लोज है और वहाँ से जो वाल्मीकि आश्रम है, नेपाल और बिहार और उत्तर प्रदेश को ऐड करता है वो। तो ट्रैकिंग मैंने किया, त्रिवेणी जो घाट है उधर हम लोग गए, फिर वहाँ पे शीश महल वगैरह है, सब एक्सप्लोर किए। 2 दिन का ट्रिप था, तो बहुत आनंद मुझे आया उस ट्रिप में। तो मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग कुछ होता है, मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि ऐसा भी कुछ होता है, हम बाहर की दुनिया में निकल के देख सकते हैं, अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं। लाइक कुछ वहाँ पे लोग ऐसे चाइनीज़ टाइप में लोग होते हैं ना, उस तरीके से मैं देखा आके सिक्योरिटी। पहली बार एक्सपोजर हुआ तो था। पहली बार उन लोगों को मैं ऐसे तो देखते हैं मूवीज़ में, मोबाइल में देखते हैं, बट पहली बार देख रहा हूँ तो कुछ अलग फील हुआ था उस टाइम पे। बट सडनली मैं जब घर आया तो मेरी हेल्थ कंडीशन बचपन से सही नहीं रही है। तो वहाँ पे स्टॉपेज लग गए, मतलब जो फ्लो था ना कि जाते वक्त उस टाइम पे बहुत कुछ आया था कि यार मैं अगले बार ऐसे निकलूँगा, घूमूंगा, करूँगा, लेकिन वो करूँगा ही रह गया। घर पे आके बस रुक गया। तो फिर क्लास 8 तक मैं स्टॉप ही था। बट मैं हाथ में उस टाइम पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ था कि एटलस का बुक लग गया था हाथ में। किसी सर्वे के थ्रू पापा के हाथ में आया था और पापा के हाथ से मेरे हाथ में आ गया था वो बुक। फिर उस बुक को मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें रोड मैप, बाई ट्रेन जो मैप होता है, सारे मैप थे उसमें। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था बुक वो, कि ऐसे ऐसे हम यहाँ जा सकते हैं, एरिया के बारे में पता चल रहा है कि यहाँ पे हिल स्टेशन है, इतना हाइट है, उसमें सब कुछ दिया रहता है उसमें। यहाँ पे इतनी खेती होती है, एग्रीकल्चर लेवल यहाँ पे ऐसे सॉइल हैं। तो मैं उसको पढ़ता रहता था। फिर क्लास 8 में जब मैं आया तो उस टाइम पे मैं ICU में एडमिट हो गया था। एक्चुअली उस टाइम पे मेरी हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। अच्छा। तो पहली बार ख़राब हुआ था क्लास 5 में, उसके बाद मैं ट्रैवलिंग पे निकला था, और दूसरी बार जब ख़राब हुआ तो क्लास 8 में था। तो स्टडी जो थी ना वो थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई, मतलब कभी हॉस्पिटल में रह रहा हूँ, कभी मैं स्कूल में रह रहा हूँ, और सडनली जैसे 8 कंप्लीट हुआ लॉकडाउन लग गया, तो फिर से एक तरह से फिर से स्टॉप लग गया स्टडी पे। तो फिर 2 साल मुझे टाइम मिला, और उस टाइम पे फ़ोन तो मेरे हाथ में उसके पहले नहीं था, फैमिली का ही फ़ोन जो था,
तो होता ना कि हम लोग नए जनरेशन के लोग हैं, तो मतलब फ़ोन को चलाना हमें पहले आता है। घर में पहला स्मार्टफोन आया तो पहले मैंने ही चलाया मेरे साथ भी हुआ ये। तो हमने एक तरीके से देखा तो हम पहले चलाए उसको, अपने पेरेंट्स को बताया कि ये चीज़ ऐसा फीचर होता है, क्योंकि उनके समझ से भी बाहर है वो चीज़ें। तो मेरे घर में फ़ोन तो पहले आ चुका था, लेकिन मेरे हाथ में 9th क्लास में आया। 9th क्लास में पहला फ़ोन मिला मुझे और मैं सोशल मीडिया पे आया। तो वहाँ से कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते होते जो किक मिला एक तरीके से, काउच सर्फिंग के बारे में जाना, फिर लाइक लोगों से कनेक्ट कैसे हुआ जाता है। ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन चल रहा था हाँ, सारा। ये 2 साल में पूरा यही किया और इसी के कारण थोड़ा सा मार्क्स कम आ गए 10th में क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। लेकिन ज़रूरी भी था, अगर मैं इस फील्ड में नहीं अगर वहाँ पे इन्वॉल्व हुआ तो शायद आज जो अचीवमेंट है वो नहीं आए होते। तो उसका मुझे कभी वो नहीं हुआ कि मैं शायद कर लिया होता थोड़ा सा तो अच्छा हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे था ना कि लोग प्रमोट होके पास हुए, हम लोग 2 बार एग्ज़ाम दे के पास हुए, 2 बार एग्ज़ाम दिए थे कम्पिटेटिव, एक सब्जेक्टिव तो उस तरीके से हो गया था। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो फिर वो चीज़ें निकली, 10th जैसे कंप्लीट हुआ। 10th के बाद मैं वैसे प्लानिंग तो पहले 9th में किया था कि मैं घर छोड़ के 10th कौन से साल में था? 2022 22 में। 22 नहीं 20 में था। 20 में 20 में और था। 22 में 12th रहा होगा। 22 में 12 था। तो उस टाइम लॉकडाउन लगा था। तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। तो मतलब प्लानिंग तो मेरा पहले क्लास 8 के बाद ही, जब मैं हॉस्पिटल से सब कुछ ठीक हो गया था, प्लानिंग था कि अब बाहर जाके पढ़ाई करूँगा, बट पापा जाने नहीं दिए। क्या कि अगर तुम जाओगे तो सभी लोग जाएंगे। तो मेरा घर एक्चुअली पड़ता है करौता में, जो कि नेपाल बॉर्डर से 20-25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट महाराजन लगता है। तो हम ऐसे हमारे गांव से 4 किलोमीटर पे सीबीएसई बोर्ड का मैं बचपन से सीबीएसई बोर्ड से रहा हूँ। तो क्लास 8 कंप्लीट हुआ, वो स्कूल 8 तक ही था। तो 9th 10th करने मुझे शहर जाना भी पड़ता और मैंने प्लान भी कर रखा था। तो पापा कहे अगर तुम जाओगे तो पूरा घर जाएगा, क्योंकि घर में 5 ही लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन और मैं। अच्छा। तो हम लोग शहर जाने का प्लान किए। पापा वहाँ पे एक ज़मीन थी वहाँ पे बनवा दिए और हम रहने लगे। तब तक कोविड आ गया, तो फिर स्टडी तो चल रही थी, ऑनलाइन हो गई, बट गांव वापस आना पड़ा। लेकिन मेरा वो जो तरीका था कि मैं यहाँ निकलूँगा, यहाँ से आगे सोचूंगा, वो वहाँ पे तो स्टॉप हो गया। तो ड्यूरिंग 2 ईयर यानी लॉकडाउन में मैंने पूरा रिसर्च किया कैसे क्या किया जाता है, और 11th में मैं फिर कोशिश किया कि निकलूँ यहाँ से। तो उस टाइम पे थोड़े फाइनेंशियल इशू आ गए थे, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल चूज़ करना था, बट मैं कई सारे स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के आया था गोरखपुर में, तो सभी में निकल गया था, एक को छोड़ के। अच्छा। तो फिर वहाँ पे मैं सारे स्कूल में गया, सबसे पेरेंट्स को लेके नहीं गया था, पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और पेरेंट्स को लेके नहीं गया था। और क्योंकि इसलिए नहीं गया था कि पापा जाते तो मैं जो पूछना चाह रहा था टीचर से वो पूछ नहीं पाता। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो वो भी गया और मैं भी गया, तो उसका तो एडमिशन हो गया, उसको अच्छा स्कूल मिला उसको, उसके कौन सा स्कूल था वो? उसका लेडी फ्लावर में हुआ था एडमिशन। अच्छा, एलएफएस। बट मेरा उसमें निकला ही नहीं था। तो मेरी वहाँ से उससे थोड़ी डिस्टेंस हो गई, क्योंकि वो जिस एरिया में स्कूल था वहाँ से मेरा स्कूल जहाँ मैं चूज़ किया था वो थोड़ा दूर था। तो फिर मैंने सारे स्कूल में बात किया, कोई ओपन से करने का तैयार नहीं हुआ। तो फिर मैं एमजी इंटर कॉलेज गया और वहाँ के प्रिंसिपल से बात किया कि सर मुझे ऐसे ऐसे करना है और मैं 6 महीने तक स्टडी करूँगा, उसके बाद मुझे निकलना पड़ेगा। तो वो एग्री हो गए। बहुत समझाया उनको कि मैं ऐसे इस एज में ही करना चाहता हूँ, 17 साल में भारत देखना चाहता हूँ। तो काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा बाहर बैठो बताते हैं। तो थोड़ा टाइम सोच विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है चलो एडमिशन तुम्हारा करते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देना, बाकी हम प्रमोट करके तुमको 12th में भेज देंगे और बोर्ड एग्ज़ाम देने सीधे आ जाना। तो मतलब ये ब्रीफ मिल गया मुझे और एक तरीके से वहाँ से पहला सपोर्ट मिला, क्योंकि घर से तो कोई एग्री नहीं था मुझे छोड़ने के लिए। तो फिर ठीक है मैं वहाँ से घर आया, घर पे सबसे बताया कि मैं एडमिशन करा लिया हूँ और मुझे वहाँ रहना है। तो एडमिशन कराने के लिए घर पे किसी को बताया नहीं था मैं एडमिशन करा रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं कोचिंग पढ़ाता था, क्लास 8 से ही पढ़ाता था कोचिंग। तो कुछ पैसे थे मेरे पास, तो मैं अपने पैसे से एडमिशन कराया था। तो घर वाले पूछे पैसे कहाँ से आए, मैं कहा ऐसे ऐसे आए थे। तो बोले कि ठीक है अपने मन का करना है तो करो, लेकिन एक है कि कहीं अगर पेरेंट्स नहीं हार मानते तो अपने बच्चों के सामने मान जाते हैं, और वहाँ पे वो थोड़ा शर्म भी आ रही थी अंदर से कि यार मैं क्या कर दिया, पेरेंट्स के अगेंस्ट चला गया। बट ये था कि आगे बढ़ना तो करना पड़ेगा। तो फिर
वहाँ से मैं घर से पैकिंग वगैरह किया और फिर गोरखपुर शिफ्ट हुआ। तो 1 महीना मैं रहा था, तो पापा को पता चला धीरे धीरे कि ये ऐसा कुछ, क्योंकि मैं साइकिलिंग शुरू कर दिया था प्रैक्टिस। तो 2-3 बार अयोध्या चला गया था उस बीच में। तो पापा के कुछ दोस्त लोग हैं जो कि रास्ते में घर पड़ता है उनका, उन्होंने देखा था मुझे। अच्छा, उन्होंने जाते हुए देख लिया था। हाँ, तो उन्होंने पूछा ये साइकिल से इधर क्या कर रहा है। तो पापा पूछे, हम कहे नहीं कोई और रहा होगा। तो कहे 3-3 बार कोई और रहेगा। 3 बार देखा। तीनों बार उन्होंने, मतलब कोई ना कोई देख लिया था। नमस्ते दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, बट आई थिंक एक छोटा सा परिचय तो बनता है कि व्हाट इलाही ट्रैवल्स इज़। सो बेसिकली इलाही ट्रैवल एक सस्टेनेबल ट्रैवल कम्युनिटी है जो अपने ट्रैवलर्स के लिए ट्रिप प्लान करती है, चाहे वो सोलो ट्रैवलर्स हों, ग्रुप में आ रहे हों, फैमिली हों या कॉर्पोरेट्स हों। इसी के साथ साथ हम हमारे ट्रैवलर्स के लिए जब उनकी ट्रिप कंप्लीट हो जाती है तो एक प्लांट लगाते हैं सो दैट जो उनका कार्बन फुटप्रिंट है वो बैलेंस हो सके या मिनिमाइज हो सके। एंड वी हैव होस्टेड अबाउट 5000 प्लस ट्रैवलर्स इन मोर देन 400 प्लस ट्रिप्स। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इलाही ट्रैवल्स, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, या फिर ज्वाइन कर सकते हैं हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड बीइंग अ लिसनर टू आवर पॉडकास्ट। तो फिर बताया कि मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फालतू चीज़ छोड़ो, अगर पढ़ने गया हो तो पढ़ाई करो, तो घर बुला लूँगा। सबके साथ ये होता है। तो फिर मैंने एक तरीके से दूरी बनाना शुरू कर दिया फैमिली से, क्योंकि जब तक मैं अपने जो गोल था मेरा सामने वो दिख रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। फिर धीरे धीरे एकदम से डिस्टेंस हो गया। अब आस पड़ोस के लोग, अब सोशल मीडिया में आ गया था, 9th में ही आ गया था, बट उस टाइम वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। लाइक अयोध्या जा रहा हो तो पोस्ट कर देता था। तो देखना शुरू किए लोग, तो लोग कहे कि ये हाथ से निकल रहा है, ऐसा वैसा, मतलब आप पढ़ाने के भेजे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये कुछ और पैसा बर्बाद कर रहा है। हाँ, अब माइंडसेट वैसे होता है ना लोगों का। तो माइंडसेट क्या, अगर देखा है तो आज का जो दौर चल रहा है ना, वो यही है कि अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो शायद हो सकता है वो निकल जाए। और उनके वजह से जो निकलते हैं हाथ से, उनके वजह से हम लोग ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। तो वो चीज़ें मेरे को वहाँ पे थोड़ी बाधाएं मतलब उस बीच में आई, बट मैं दूरी बना लिया। कई बार कभी पेरेंट्स से डांट फटकार पड़ा नहीं, उस टाइम पढ़ना शुरू हो गया था। तो मैं भी थोड़ा सा होता, पहली बार वो एज जो होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। अभी भी उसी एज में हूँ, लेकिन उस टाइम जो होता है थोड़ा सा अलग होता है कि यार ये गलत है, मैं सही हूँ, ऐसा वो वाली फील आती है। तो वही फील मेरे अंदर भी थी। मैं एकदम से दूरी बना लिया, पापा ने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। अच्छा। हाँ, मम्मी से बात होती थी बट पापा कभी मेरे से बात नहीं करते थे। तो फिर बाद में पापा से बात होने लगी, फिर मम्मा से बात नहीं होती थी, ऐसे हो गया। तो ठीक है, चलता रहा, लेकिन पैसे भेज देते थे महीने में, जो स्कूल का फीस वगैरह था। तो जिस रूम में मैं रहता था, 1 महीने बाद मुझे पता चला कि ऊपर स्टोर रूम है, खाली है। और मैं आंटी से बात कर लिया था नीचे कि मुझे वो रूम दे देंगी तो कितना रेंट लेंगी उसका। तो उन्होंने कहा तो रूम क्यों चेंज करना था? पैसे बचाने के लिए। ओके। 2200 नीचे का रेंट रहता था, तो ऊपर 500 रूम मिल गया था। कॉस्ट तो कटिंग। बाकी पैसे तो बच जाते ना। तो मैं ऊपर वाला रूम ले लिया। अभी आप रसूलपुर में जाएंगे तो रसूलपुर अच्छा, रसूलपुर में रहते थे? हाँ, रसूलपुर, हाँ, ओके। गोरखनाथ मंदिर से पीछे। तो वो उधर एक गली में घर है वो। तो स्टोर रूम में लिया, और मैं अब और पैसे चाहिए थे मुझे, क्योंकि टाइम बहुत कम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत क्लोज था। तो मैं एक हॉस्पिटल में, ऐसे कई जगह जॉब के लिए गया था। तो मुझे गार्ड की जॉब लग रही थी एक होटल में। तो होटल में क्या दिक्कत था कि मुझे लोग देखते, बट जिन्होंने लगवा रहे थे वो, मतलब गार्ड का एक अलग ग्रुप होता है, वो अलग मतलब एजेंसी टाइप की एजेंसी होती है। तो वो कहे कि ऐसा है, तुमको मैं कहीं और लगाता हूँ। और एक हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गोरखपुर में, छाछंग चौराहे पे। तो वो बैक गेट पे ड्यूटी लगवाए, और जो वहाँ के सुपरवाइज़र थे वो मुझे, अब दाढ़ी वगैरह अभी है, उस टाइम तो कुछ नहीं था, तो बहुत छोटा लगता था। तो वो कहे कि कैसे जॉब करेगा। मैं कहा मेरे को बहुत ज़रूरत है, मैंने सब कुछ बताया उनको। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे CV पे तुम्हारी जॉब लगवाता हूँ। तो मतलब अपने CV पे नहीं, किसी और के CV पे लगवा के मुझे, और EPF वगैरह उनके खाते में करता था, वो मुझे मिलता भी नहीं था, बट महीने का 4600 रुपया मुझे मिलता। डॉक्यूमेंट्स उनके लगे थे और काम तुम करते मैं करा था, क्योंकि उसमें कभी जांच वगैरह होता नहीं था उस हॉस्पिटल में। मुझे ड्रेस नहीं मिला था जॉब का, गार्ड का। मैं नॉर्मल ड्रेस में जाता था ताकि किसी को पता ना लगे गार्ड का जॉब कर रहा है। अच्छा। बट बैक गेट पे था, क्या मेरा काम था बस गेट खोलना, एम्बुलेंस आया तो, और डेड बॉडी जा रही है तो सिग्नेचर करा के उनको। कौन से साल की बात है ये? ये 2020 की।
अच्छा 20 में, हाँ हाँ, उस टाइम पे तो कोविड। 20 नहीं 22 की बात है। अच्छा 22 में, 22 की ठीक है। बात है, शुरुआती दौर की बात है, क्योंकि मैं 11th में था ना उस टाइम पे। हम्म। तो जॉब लगी, मैं 3-4 महीने जॉब किया, तो 4600 करके वो पैसे जो आए वो आए। फिर मैं कोचिंग भी पढ़ाना शुरू कर दिया इस बीच में, क्योंकि पैसे मुझे चाहिए थे, एक्सटेंड काफ़ी पैसे चाहिए थे, तो वो भी पैसे इकट्ठा किया। फिर मुझे पता लगा कि जो होटल्स वगैरह हैं, लाइक रेडिएशन है, फिर इधर आप जब गोरखपुर से महाराज जाएंगे तो इसमें कई सारे रिजॉर्ट आते हैं। तो इनका भी एक ग्रुप चलता है वेटर का, तो एक एजेंसी के थ्रू ये हैंडल होता है। अच्छा, नहीं ये तो नहीं पता था मुझे। वो मुझे पता चला, और फिर वो पता चला कि इंस्टेंट पैसा मिल जाता है, लाइक उनका पर डे का शायद होता है, हाँ का उनका पर डे पेमेंट आप होती है। जाओ काम करो और दूसरे दिन पैसा आपके खाते में। तो मैं वहाँ पे गया और उनसे बोला कि ऐसा ऐसा है। तो एक भैया थे, 100 रुपये मेरे काम से लेते थे वो, मुझे हर जगह काम जल्दी दिलाते थे और पैसा भी जल्दी मिल जाता था। 700 मिलता था तो 100 रुपये वो ले लेते थे अच्छा, कमीशन। कमीशन। तो संडे को मैं डे टाइम में कोई पार्टी है हो रही है, नाइट टाइम में कोई पार्टी हो रही है, तो मैं चला जाता था। और हॉस्पिटल में भी एक प्रॉफिट ये था कि मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता था, मतलब अगर 8 बजे ड्यूटी है तो 9-10 बजे पहुंचता था, कोई बोलने वाला नहीं था, और सुबह जल्दी आता क्योंकि स्कूल जाना रहता था। तो अब वहाँ पे कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा हो गया था, अर्निंग भी कर रहा था, अच्छा सब कुछ हो रहा था। फिर मैं जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम आया, एग्ज़ाम दिया और फिर निकलने का प्लानिंग किया। दिवाली के टाइम पे निकलना था, नहीं निकल पाया, घर की बहुत याद आती थी। छठ के टाइम में निकलना था, तभी नहीं निकल पाया। फिर कुछ टाइम और वेट किया, नवंबर 1 नवंबर आ गया था, और उस टाइम फाइनली 4 बज चुके थे दिन के। बहुत सोचा विचारा, दोस्तों से बात किया क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन अंत में फ़ैसला लिया कि निकलना ही है। 4 बजे निकला, और पहला स्टॉपेज जो है वो एक दोस्त के थ्रू खलीलाबाद में मिला, तो वहाँ रुका, और उसके थ्रू एक और दोस्त मिला अयोध्या में, वहाँ रुका। फिर वहाँ से आर्टिकल वगैरह आने शुरू हो गए न्यूज़ में, कई सारे। जैसे आप रोड पे होते हो ना, तो आपके साइकिल पे बोर्ड लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग तो लगा, एक अलग देख तरीके के से, लगता है कि हाँ, हाँ कोई उस पे निकला तो हुआ है। लोग रोकते हैं। और मुझे पहली बार ऐसी दुनिया दिख रही थी जहाँ पे आपको लोग चारों तरफ से देख रहे हैं। मतलब कभी मैं रोड पे हमेशा चलता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन उस टाइम मुझे सभी लोग कोई नोटिस कर रहा है, कहाँ जा रहा है क्या नहीं है। तो कुछ लोग पानी लेके आ रहे हैं, कुछ बिस्किट लेके आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी। लेकिन वो होता ना कि एक बार आप छोड़ चुके हो जो चीज़, घर छोड़ के निकल चुके हो, तो फिर उधर भी याद आता यार क्या होगा, कहीं जानेंगे, कहीं मेरे साथ कुछ हो गया, तो वो फील भी आती थी। बट चलता गया, अयोध्या पहुंचा तो आर्टिकल वगैरह आया, पापा को पता चला, और फिर वहाँ से कॉल आया रोकने की। जो लोगों ने बताया था 3 बार ही देखा, तो वो बात सच हो गई। वो बात सच हो गई। और फिर पापा रोकने की पूरी कोशिश की, अपने बात किए, फिर कई सारे अपने दोस्तों से कॉल कराए, मम्मी कॉल की, बट मेरे मन में था कि मैं वो करना है तो करना है। ये ऑल इंडिया स्टार्ट हो गया था यहाँ ऑल से? इंडिया स्टार्ट हो गया Okay. था। फिर वहाँ से पापा लखनऊ आए, मिले, काफ़ी सपोर्ट भी किया उन्होंने। वहाँ से फिर जर्नी आगे बढ़ी, और फिर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दमन, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सब होता गया। फिर मैं कन्याकुमारी पहुंचा, तो ये कश्मीर टू कन्याकुमारी कंप्लीट हुआ। फिर कश्मीर से मैं धनुषकोडी, वहाँ से कन्याकुमारी धनुषकोडी गया, राम सेतु जहाँ पे है, वहाँ से राम सेतु टू अयोध्या एक नई राइड स्टार्ट किया। राइड तो वही था, कंटिन्यू चल रहा था, बट वो एक नई राइड स्टार्ट हुई। तो मतलब धनुषकोडी, राम सेतु से अयोध्या तक की राइड। तो फिर मैं प्लान किया था कि मैं नॉर्थ ईस्ट भी करूँगा, बट सडनली कुछ ऐसा हो गया कि मेरे साथ 2-3 बार अटैक, ये आपके कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले में भी हो गया था, फ्लैग के ऊपर। कश्मीर में अटैक हो गया था, फिर पंजाब में अटैक हो गया था। तो थोड़ा मैं पहले डरा था, और जब बिहार क्रॉस किया ना, तो उस टाइम पे फायरिंग हो गया ऊपर तुम्हारे ऊपर? हाँ, उस टाइम वो काफ़ी न्यूज़ का संज्ञान बना था उस टाइम पे, जब मैं फायरिंग हुआ था। वो एक्चुअली वो नक्सलवादी लोग थे, चीना झपटी के लिए से पूरा एक एरिया आता है वहाँ पे। तो काफ़ी मैं डर गया था, और मेरे तबीयत से पटना जब मैं गया था तो खान सर से मिलना था। अच्छा। तो मैं उस एरिया में रुका था, तो जिस एरिया में रुका था वहाँ मच्छर वगैरह बहुत लगते थे, तो डेंगू का कुछ मुझे हो गया था, प्लेटलेट मेरा 50-60 के आसपास आ गया था। तो मुझे अब एकदम से दिक्कत होने लगी, और पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि मैं जो निकला हूँ, अब रास्ते में चल रहा हूँ, जो लोग दे रहे हैं वही है,
कोई सपोर्ट कर दिया, कोई क्या कर दिया, तो वहीं पर घर अच्छा, से। रास्ते में हेल्प हो जाती थी। हाँ बिल्कुल। जैसे मुंबई जब पहुंचा तो पहली बार मेरे हाथ में सैमसंग का एक फ़ोन था। फिर मैं दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में मुझे एक फ़ोन मिला। यहाँ पे एक भाई हैं और एक टीचर हैं, दो लोग मिलके मुझे ओप्पो का एक फ़ोन गिफ्ट किया, अच्छा कैमरे वाला। वो भी टूट गया। जब मैं महाराष्ट्र पहुंचा तो सोनू सूद से मुलाकात हुआ, अच्छा। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। उनके ब्रदर के थ्रू एक बेंगलोर में कांटेक्ट हुआ, वो कुछ पैसे सेंड किए। आईटीओ टीम मिली, कई सारे एनजीओ मिले। तो मैंने आईफोन पहला बार परचेज किया था, मतलब क्योंकि क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी थी। कंटेंट क्रिएशन काफ़ी नॉलेज इम्प्रूव हुआ इस बीच। उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। काफ़ी पॉलिटिशियन सपोर्ट में आए, काफ़ी पुलिस ऑफिसर। आज भी मेरे कांटेक्ट में करीब 45 आईएएस ऑफिसर हैं जो मुझे सपोर्ट great. किए थे। और उस टाइम पे मेरा वो जो जर्नी था वो इन सोलिटी विथ इन इंडियन आर्मी था। मतलब वो मैं बचपन से एक सपना था आर्मी में जाने का, बट मेरा दोनों पैर वगैरह डिस्टर्ब है, हाथ टूटे हुए दोनों, तो मैं आर्मी में तो नहीं जा सकता क्योंकि फिजिकली मैं अनफिट हूँ। तो मैंने वो जर्नी जब स्टार्ट किया तो मोटिव क्या रखना चाहिए वो सोचा, तो मैंने इन सोलिटी विथ इन इंडियन आर्मी रख दिया। तो मेरा टारगेट था कि मैं बॉर्डर पे जाऊंगा या किसी भी एरिया से गुजरूँगा, अगर आर्मी कैंप वहाँ है तो मैं वहाँ अगर 10 मिनट के रुकने के मिला 10 मिनट ही रुकूंगा, रात रुकने के मिला रात रुकूंगा, लेकिन उनके साथ समय गुजार के ही आगे बढ़ूंगा। तो मैं वहाँ पे वो जर्नी स्टार्ट किया। तो फिर मैंने नाम दिया था जो सैनिक सम्मान अच्छा। यात्रा, लेकिन जब मैं आगे पहुँचा आईटीओ टीम मिला तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके रख दिया इन सोलिटी विथ इंडियन आर्मी। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने लगा वो नाम। फिर मैं टोटल 67 या 70 के आसपास आर्मी कैंप विजिट किया था टोटल, और 2600 सैनिकों से मुलाकात किया था। नहीं सर, ये और- अपने आप में भी शायद एक रिकॉर्ड ही होगा काइंड ऑफ। और उस दौरान मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली कि आर्मी लाइफ होती कैसी है। लाइक कोई ऑपरेशन अगर स्टार्ट होता है तो किस तरीके से स्टार्ट होता है, कितने तेज़ी से वो अपने आप को एक्टिव करते हैं। लाइक सियाचिन जब मैं गया था तो सियाचिन में जो मतलब दाढ़ी काटने तक का अगर कोई अगर निकाल दिया तो पक जाते हैं। मतलब वहाँ पे कट भी लगना बहुत बड़ी बात है, लग गई तो सही नहीं होते हैं। अच्छा। तो -30 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सियाचिन साइकिल से गए थे? हाँ, पूरा पूरा सियाचिन किया हूँ। मतलब दाराज तक मैं ऊपर लद्दाख जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे रास्ता क्लोज हो गया था। ओके। तो मैं जहाँ तक पॉसिबल हुआ कश्मीर ऊपर क्लाइंब, जो भी माउंटेन थे वहाँ पे चढ़ के, जैसे वहाँ पे सोनमार्ग, पहलगांव, उसके बाद में ऊपर शोपियान वगैरह सब किया हूँ। पुलवामा जहाँ अटैक हुआ था वहाँ काफ़ी टाइम बैठा रहा जाके। तो एक्सपीरियंस काफ़ी लिया है मैंने इस बीच। बट एक आर्मी ऑफिसर मिले मुझे, जब आप अमरनाथ यात्रा करते हो तो पहला क्वाजीगंज के बाद वही जो कैंप आता है, आई थिंक 62 कैंप है वो, वहाँ पे मैं रुका था। और वहाँ वो इंस्पेक्टर सर जो थे वो अपने लखनऊ से थे। तो उन्होंने कहा कि आप ये तो कर रहे हो, बट कोशिश करो कि जब आप रास्ते से गुजरते हो तो काफ़ी आर्मी के घर ऐसे मिलते हैं जो शहीद हो चुके हैं, तो उनके घर पे जाओ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हुए आगे बढ़ो। तो मैंने 113 लोगों के घर पे जाके श्रद्धांजलि अर्पित भी किया था इस दौरान। ये तो बढ़िया है यार। तो मैंने ये जर्नी पूरा ऐसे किया। और फिर जब मैं मतलब करके पूरा घर वापस लौटा ना, तो काफ़ी अनफिट हो गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन था कि मैंने भारत देख लिया था। बस ये नॉर्थ ईस्ट रह गया था। तो फिर मैंने ही चेकिंग करके इसको कंप्लीट किया। अच्छा, हिचहाइक भी किया है? हाँ, अरे मतलब वाह। घर आने के बाद एग्जाम नॉर्थ ईस्ट वाला स्ट्रेच अलग से किया होगा अलग उसको। से हाँ। किया। तो उसके बाद में घर आया तो उस टाइम पे मतलब ये था कि हाँ, प्रूफ कर चुका हूँ कि मैंने इंडिया ट्रैवल कर लिया। 17 मतलब उड़ीसा में जब क्रॉस करा था तो मेरा 18 एज जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये था कि मतलब 17 से 18 के आसपास में मैंने देख लिया भारत। अब एक सपना पूरा हो गया कि मैं इतनी छोटी एज में भारत देख लिया। और मैंने साथ में एक बुक भी लिखा। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया ना, मैं यूट्यूब पे काफ़ी रिसर्च करता रहता कि जर्नी कैसे स्टार्ट करें, क्या ना करें। मेरा फ़ोन का सदुपयोग किया मैंने उसका, और उसका प्राउड आज मुझे होता है कि अगर दुरुपयोग किया होता तो शायद आज ये सब नहीं कर पाया होता। क्योंकि उस टाइम में फ़ोन तो सबको मिले थे, कोविड टाइम में तो जिसके नए पास नए फ़ोन मिले थे। हाँ हाँ। अगर वो मैं सदुपयोग नहीं किया होता तो शायद नहीं कर पाता। तो एक हिंद सागर करके मैंने ट्रैवलर को देखा था, तो वो जर्नी को लिखते थे। तो मुझे डायरी लिखने की काफ़ी आदत थी, तो मैंने जर्नी को लिखा, 2 पहिए का भारत। अरे वाह। वो बुक लिख चुका है और वो रीराइट के लिए जा चुका है, अब रीराइट हो रहा है। एक अंकल हैं वो पढ़ाते हैं, उनको दिया मैंने। और जैसे बुक लिख जाएगा पूरा,
फिर मैं उसको पब्लिश कराऊँगा। नाइस यार, कांग्रेचुलेशंस फॉर द बुक पार्ट। तो घर आया, घर पे चौराहे पे थोड़ी सी भीड़ आई थी 10 लोगों की, बट वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। बट पापा अपने ग्रुप के जितने भी ऑपोजिटर थे सबको ब्लॉक पे बुलाया था, ब्लॉक पे, सदर ब्लॉक पे, वहाँ पे सबके साथ सम्मानित कराए। और वहाँ पे मतलब एक प्राउड मोमेंट जो आता है ना कि इतने सारे ऑफिसर आपके सम्मान में आए हैं, वो और था। खासकर पापा है जिससे पापा बात है, नहीं हो रही जिससे थी, बात नहीं हो रही आज थी। वो इंसान बगल में खड़े होकर वो कर हाँ, रहा है। तो बहुत मतलब नर्वस था उस टाइम पे, बट ये था कि हाँ प्रूफ तो कर दिया कि मैंने ये किया है। बट घर आने के बाद फिर मैं लग गया स्टडी में, तो जो फ्लो था वो सोशल मीडिया वाला वो ख़त्म हो चुका, क्योंकि मैं फिर स्टडी में लग गया। बट उस टाइम पे सेमिनार वगैरह, क्योंकि बोलने का एक्सपीरियंस बचपन से मुझे रहा है, स्कूल में भी सेमिनार किया हूँ, तो सेमिनार मुझे मिलता रहता था हर स्कूल में, कहीं बुला लिए, कहीं पे भी फील्ड में कहीं कुछ मंच हो रहा है तो वहाँ बुला लिए सेमिनार मोटिवेट करने के लोगों के लिए, तो बुलाते रहते थे लोग। फिर मैं धीरे धीरे करते रहा, तो 12th एग्ज़ाम आया, उसको दिया एग्ज़ाम को। अब सोचिए मैं नवंबर में आया, मुझे पूरा नवंबर निकल गया ऐसे ही करते हुए, सेमिनार, मीटिंग्स और मीडिया कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी है करते रह गया। दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद मैं स्टडी स्टार्ट किया, फरवरी में एग्ज़ाम है। और 2 महीने में। और 10th क्लास तक मैं मैथ्स से पढ़ा, उसके बाद कॉमर्स के बारे में कुछ पता नहीं, तो थोड़े डिस्टर्ब हुए सब्जेक्ट, लेकिन मैंने होता ना कैच कर लेना, धीरे धीरे कैचिंग पावर तेज होगी। हाँ उस 4 महीने मैंने कहीं ध्यान नहीं दिया, केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया। और 12th एग्ज़ाम बहुत सक्सेसफुली अच्छा गया, मुझे आशा नहीं था कि मैं पास भी कर पाऊँगा, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और उसके बाद पापा भी बहुत खुश थे कि कम से कम घूमे, पास कर लिए, ये बहुत, तुम अगर फेल हो जाते तो थोड़ा लगता कि हाँ ये बर्बाद हो गया, मतलब थोड़ा सा, लेकिन फिर भी तुमको हम बूस्टअप देते। लेकिन अभी तुमने पास करके ना तुम्हारा नंबर कम है वो मायने नहीं रखता, तुमने जो अचीव किया है उसके साथ जो तुमने ये अभी पास किया है वो मायने रखता है। तो थोड़ा सा और एनर्जी मिला कि यार कभी यही रोकते थे मुझे और अभी यही बोल रहे हैं कि आगे आगे बढ़ो। फिर मैंने एवरेस्ट का प्लानिंग, जो माउंटेन देख के आया था क्लास 5th में, वो प्लानिंग कहीं ना कहीं दिमाग में एवरेस्ट की चल रही थी, उसको प्लान कर दिया कि मेरे को एवरेस्ट बेस कैंप और काला पत्थर करना है। अभी थोड़ा सा रोकते हैं, एक सवाल तब से मेरे मन में है। 17 साल की उम्र में, ठीक है, लाइक उस टाइम पे शायद से हम भी 12th में रहे होंगे, नहीं पता होता है कि आगे क्या करना है, ठीक है। इवन बहुत लोग को 24 साल 25 साल तक भी नहीं क्लियर हो पाता, किसी की पूरी ज़िंदगी चली जाती है। इतना बड़ा डिसीजन, लाइक ये कहते हैं कि इसके लिए एक तो स्ट्रेंथ चाहिए और एक करेज चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। ये बहुत लोग नहीं कर पाते, इवन मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाते, बहुत कम लोग हैं, 3 से 4% होंगे वही कर पाते हैं। ये चेंज कैसे आ गया? एक्चुअली जब मैं बचपन के दिनों की बात बताता हूँ कि मेरा घर जो है ना झोपड़ी का था, 1-2 कमरा बना हुआ था। शादी करने से अभी क्या होता है, गांव में शादी होता तो 2 कमरे बनवाए थे, और फिर मतलब उसमें बेड वगैरह जो भी रखने, तो मम्मी के लिए 2 कमरे बनवा दिए गए थे और बाकी झोपड़ी था। तो हमने वो भी टाइम देखा था कि जब घर में पानी घुसता था, हम लोग खाट पे बैठे हुए, पापा मम्मी रात भर पानी निकाल रहे हैं। तो अभी इम्प्रूवमेंट इतना आ गया था जिस टाइम मैं स्टार्ट किया कि अच्छा खासा पक्का मकान है, और मतलब वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। शहर में भी घर है, गांव में घर है, लेकिन होता ना कि आप सिचुएशन देखे हो, स्ट्रगल देखे हो अपने पेरेंट्स की, और आपके बैकग्राउंड में ऐसा कोई कुछ किया ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी मुझे क्लिक करता है, कुछ यूनिक करना है। पूरे 4 घर है हमारे, मतलब पड़ेदारी बोलते हैं ना, पड़ेदारी गांव में, तो 4 घर है, तो उस 4 घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कुछ लोग हैं, बट ऐसा कोई नहीं है, कोई आर्मी, ना आर्मी में गया है, ना कोई पुलिस में है, ना कोई बड़ा ऑफिसर है। तो मुझे था कि मैं अगर इस फील्ड में नोटिस कर रहा हूँ तो इसमें ही मुझे करना है, तो बड़ा करना है, तो इसलिए मैंने वो प्लान किया था। और सडनली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब कुछ बैक टू बैक हुआ मेरे लाइफ में, मतलब ये मैंने किया, फिर वो किया, फिर वो किया, ऐसे आते गया और मैं पकड़ते गया, सीढ़ियाँ चढ़ते गया, जैसे अपॉर्चुनिटी आती चले गई, तो अब वो बढ़ते चीज़ चले हो गए। गई। तो ठीक है, चढ़ते गया, पीछे नहीं देखा, तो आज थोड़ा सा अचीवमेंट दिखता है कि हाँ मैंने कुछ प्राप्त किया उसको पकड़ के, उस सीढ़ी को। अभी हम लोग लाइक डिस्कस कर रहे थे कल कि जो भी रिसर्च होती है, तो शायद मैंने आपसे भी पूछा था, तो उसमें था कि 3 रिकॉर्ड आपके नाम पे है, तो एक बारी उसके बारे में आप छोटा पहला सा। रिकॉर्ड ये था कि मैं ऑल ओवर इंडिया 17 ईयर्स ओल्ड में 28,000 किलोमीटर विद इन 1 ईयर एंड 12 डेज में कंप्लीट किया था। और दूसरा रिकॉर्ड ये है कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप और खुम्फू क्रॉस करने वाला साइकिल से वर्ल्ड का फर्स्ट साइकिलिस्ट हूँ यंगेस्ट में,
मतलब गए तो 8 लोग हैं, बट उसमें सबसे यंगेस्ट मैं हूँ, और काला पत्थर रीच करने वाला सबसे यंगेस्ट साइकिलिस्ट हूँ। तो ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 दिन में बने हैं, और एक ये इंडिया टूर का। ठीक है, अभी इसके गाने पे आएंगे, थोड़ा सा अभी ट्रैवलिंग पार्ट पे रहते हैं। ट्रैवल ना अभी के टाइम पे बहुत क्रेज़ आ गया है इसका, ठीक है। जब से आई थिंक सो सोशल मीडिया जब से आया है कि एक ट्रैवलिंग का एक सबको है, एक तो होता है देखा देखी बनता है, ठीक है, एक होता है कि सबके में ना रहता है बट वो छिपा रहता है, ठीक है। वो आप कोई चीज़ हिट करती है, देन अच्छा ठीक है कहीं से मिल गया या अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, तो वहाँ से आप फिर वो आपको दुनिया मिल जाती है, आपको पता चल जाता है हाँ ये हमारे लोग हैं, आप उनके साथ चले जाते हो। तो आज के टाइम पे ट्रैवलिंग करना कितना ज़रूरी है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है ना कि एक 4 दीवारी से निकल के अगर मैं इतना कुछ आज बोल पा रहा हूँ, आपके सामने बैठ के एक पॉडकास्ट शूट कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ट्रैवल है। अगर मैं ट्रैवल नहीं कर पाता तो शायद मैं एक जो इंट्रोवर्ट लड़का था ना, कभी किसी से बात नहीं करता था, वो आज यहाँ बैठ के बात नहीं करता। तो एक एग्जांपल मैं ही खुद को दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ड्यूरिंग ट्रैवलिंग मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला जो ट्रैवलिंग का शौक़ रखते हैं, बट परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, परिवार के नीड को पूरा करते हुए अपने शौक़ को भूल गए। मेरे को कई लोग पकड़ पकड़ के रोए हैं भैया कि तुम मेरी ज़िंदगी जी रहे हो जो मैं जीना चाहता था। और कई ऐसे लोग मिले हैं जो 11 महीने तो फैमिली के लिए कमाते हैं, तो 1 महीना वो मोबाइल स्विच ऑफ करके निकल जाते हैं, ऐसे भी लोग मिले। तो ट्रैवलिंग एक ऐसा बुक है जहाँ से आप अपने आप को पढ़ पाते हो। अरे वाह, ये बढ़िया लाइन है। तो मतलब ट्रैवलिंग मतलब इतना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए ना। भगवान राम भी ना जब वनवास के लिए निकले थे तो उनको वही कहाँ जाना आता है। भगवान राम तो एक राजा थे, अगर वो ट्रैवल नहीं किए होते अयोध्या से लंका तक, तो शायद उतना जितना विख्यात आज उनके नाम का है उतना नहीं होता। एक राजा के रूप में जाने जाते हैं ना, लेकिन जो उन्होंने 12 साल दिखाया वनवास करके, और वनवास के बाद जो यहाँ श्रीलंका तक उन्होंने चला, तो अगर वो नहीं चले होते तो शायद नहीं उतना जान पाते हम। सही बात आज के टाइम में आप देख लीजिए, जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी तपस्या करते थे, कहाँ कहाँ निकल जाते थे। आपके आज के कलयुग में आपको देखा है तो आप उनको देखिए, क्या नाम उनका, आदियोगी टेम्पल जो सदगुरु को देखिए, उन्होंने भी कितना ट्रैवल किया है। मैं उनसे पर्सनली मिला भी हूँ। अरे वाह। तो आप ऐसे लोगों को देखेंगे ना तो मतलब एक वो होगा कि हाँ ये ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, विदाउट ट्रैवलिंग नहीं पहुँचे हैं। लाइक अगर आप सिंपल से अगर टेक्निक के बारे में देखा है तो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो फ्लॉप होता है, फिर पिच पकड़ते हो, फिर फ्लॉप होता है, तो उसमें आप सीखते हो, ना कि आप कुछ खोते हो। कुछ ना कुछ आप उसमें अगर आप मान लीजिए 10th में एग्ज़ाम दे रहे हैं और फेल हो गए, तो कम से कम 10th तक का एक्सपीरियंस तो रहेगा कि इस सब्जेक्ट को पढ़ के इतना इतना मैंने किया था। तो वो चीज़ें होती हैं कि वही मैंने कहा ना कि ट्रैवल एक ऐसा बुक है जिसमें आप खुद को पढ़ते हो। इसके अलावा कोई बुक नहीं है जो आप अपने आप को पढ़ सकते हो। आप तमाम बुक पढ़ लोगे लेकिन अपने आप को नहीं पढ़ पाओगे, उसमें जो लिखा है उसको पढ़ोगे, लेकिन ट्रैवल ऐसा बुक है जिसमें आप खुद को पढ़ते हो। बढ़िया यार। वैसे इसके पहले वाले पॉडकास्ट में जिनके साथ कर रहा था उसमें भी बोला था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो आपने बोला ना ऋषि मुनि वाला, उनको भी जो ज्ञान आया था वो यात्रा से ही आया था। बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं देखा जाए ज़िंदगी भी एक यात्रा है, ठीक है। आज जीना है, लाइक जीवन मिला है, फिर उसके बाद ख़त्म, फिर सोल निकल जाएगी, वो दूसरी यात्रा अनंत यात्रा है, उसकी चली जाएगी। ठीक है, बैक टू जर्नी आते हैं। जो आपका एवरेस्ट वाला जो फेज़ रहा है और जो काला पत्थर का फेज़ रहा है, पहले ऑल इंडिया पे कर लेते हैं। ऑल इंडिया वाले में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो नहीं भूला अभी तक? लाइक मैंने उस 1 साल की जर्नी में कभी बिना खाए नहीं सोया था अपने घर पे, लेकिन उस जर्नी में मुझे बिना खाए भी सोना पड़ा। और मैं बियर ग्रिल्स को काफ़ी फॉलो करता हूँ बचपन से, तो मैन वर्सेस वाइल्ड आता था तो उन्होंने कभी कभी बता रखा था कि ये चीज़ें खानी होती है, जंगल में फंस गए। तो लाइक मैं सरिस्का फॉरेस्ट क्रॉस कर रहा था, तो बारिश का टाइम था, और वो सरिस्का जो फॉरेस्ट है जहाँ पे करण अर्जुन की मूवी शूट हुई है, जिस महल में, वो महल उसके अंदर आता है। अच्छा। तो मैं वो एरिया क्रॉस कर रहा था, रात के करीब 12 बज चुके थे, वो टाइगर रिजर्व एरिया है। ओह। और मुझे कुछ ज्ञान नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने कैंपिंग पिच कर लिया। एक जगह मिला मुझे, थोड़ा सा शांत था, और वहाँ पे मैंने मैगी बनाया और मैगी खा के सो गया अंदर। फिर रात में जो डरावनी साउंड मुझे सुनाई देती थी ना,
फिर मुझे वो मतलब वो रात में सो नहीं पाया था, और सुबह के दिन मेरी इतनी हालत ख़राब है, बुखार वगैरह सब हो गया। पहली बार मैं टाइगर का आवाज़ सुन रहा हूँ दूर से, और बुखार भी हो गया। उसके बाद में वो मैंने पोस्ट किया है फेसबुक पे शायद, हाँ पोस्ट किया है मैंने। तो वहाँ के एक ऑफिसर रात में दौड़ा करने 4 बजे के आसपास आए, तो मुझे देखे तो वो तुरंत उठाए, वो तो गाली के साथ कौन है यहाँ पे। फिर मैं उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं रात को क्रॉस नहीं कर पाता, मैं बहुत थक गया था, क्योंकि उस दिन मैंने आई थिंक 110 किलोमीटर के आसपास साइकिलिंग किया था और बहुत थक गया था। तो वो लेके गए अपने किसी उनके ऑफिसर का बर्थडे था, तो रात में पार्टी हो रखी थी, तो खाना वगैरह बचा था, तो उसको भुनवाए और बढ़िया से चावल वगैरह भून के, और फिर मैं राजस्थानी खाना तो आप जानते हो कितना तगड़ा होता है, बेहतरीन। पेट भर जाता राजस्थान है। का खाना तो बहुत सही होता है। तो फिर मैं उधर रुका 2 दिन रुका, उनके साथ पूरा जंगल एक्सप्लोर किया, वो मेमोरीज मुझे याद आती है। और साथ में अगर मतलब ये जंगल की मेमोरीज बता रहा हूँ, मैं टाइगर रिजर्व था, वो है बंदीपुर टाइगर रिजर्व, और उसके बाद में एक कर्नाटका में आता, 2 मतलब केरला कर्नाटका को अलग करता है वो, और दोनों टाइगर रिजर्व एक दूसरे स्टेट से जुड़ते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि फ़नी इंसिडेंट ये हो गया कि वो क्रॉस नहीं करने देते मुझे, और कोई ट्रक वाला मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा था, और वो मेरे लैंग्वेज को समझ नहीं रहे थे। अब मैंने क्या किया, रात में जब होमगार्ड जो आते हैं तो वो थोड़े बुजुर्ग थे, उनको 200 रुपये पकड़ाया। अभी इंडिया में ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 200 रुपये पकड़ाया मैं उनको, और रात में बोला कि बताना ही मत कि मैं आप देखे मेरे को निकलते हुए, भग गया होगा, निकल गया होगा, हम कहीं और रहे होंगे। अब 24 घंटे ड्यूटी पे थोड़ी बैठे रहेंगे कहीं। हाँ, और जंगल लाइक जो जंगल वाला एरिया होता है वो छोटा थोड़ा ना होता है, मुझे पूरा ट्रैवल करना थोड़ी नहीं है कि गाड़ी लेके निकल रहा हूँ, मैं तो साइकिल लेके निकल रहा हूँ, किधर से निकल जाऊँगा। हाँ, आवाज़ भी नहीं होगा। मैंने उनको बोला, रिस्क लिया मैंने खुद, और वो 100 किलोमीटर का जंगल, अरे बाप रे। और इतना घना जंगल, आप उस जंगल से जब दिन में क्रॉस करेंगे ना, मतलब सुबह 4 बजे जब, तो हिरन दिखाई दे रहे हैं, हाथी दिखाई दे रही हैं, मतलब मैंने वीडियो बनाया प्रॉपर, उसका व्लॉगिंग किया है, ठीक है। वो ये है यूट्यूब हाँ पे? यूट्यूब पे है। अरे वाह। ठीक है। तो एक जगह मुझे लिफ्ट मिल गया सुबह सुबह जंगल में, वो एक वैन थी, उसमें लिफ्ट मिला, तो मैंने लिफ्ट लिया और करीब 20 किलोमीटर गाड़ी में आया। अब इस रात में सोचिए भगवान कितना साथ दिया कि मुझे कहीं टाइगर नहीं दिखा। और जैसे ही गाड़ी में बैठा, आगे टाइगर, अरे बाप। आगे 5 किलोमीटर आगे टाइगर। मैंने रिकॉर्ड किया उस चीज़ को, मैं कहा कि मैं कितना लकी था। और वहीं आगे हाथी ने पेड़ गिरा रखा है रास्ते पे, थोड़े से आगे। फिर 3-4 घंटे हम फंसे रहे। फिर वो भी मेमोरीज मैंने बुक में लिख रखा है पूरे, अच्छा देखिए फ़ोटो भी क्लिक किया, फ़ोटो प्रिंट करके बुक में चिपका रखा है, ठीक है। तो ऐसी कुछ मेमोरी रही, कुछ मेमोरी ऐसी रही कि जब मैं ऐसे यहीं दिल्ली में सेक्टर 62 के आसपास, ये इस्कॉन टेम्पल किधर है? इस्कॉन टेम्पल है। इस्कॉन टेम्पल के सामने मैंने कैंपिंग किया था। इस्कॉन टेम्पल में खाना जो होता है 9 बजे के आसपास होता है, मैं रात को 12 बजे पहुंचा था उधर। खाना भूख लगी थी जोड़ की, तो जो रोड साइड कचरा बीनते हैं लोग ना, डिब्बा वगैरह बीनते हैं लोग, तो वो लोग वहाँ पे रुके थे। मैंने कहा यार भूख लगी है मेरे को, गार्ड से भी बोला तो गार्ड भी अपना खाना खा रखा था, और मेरे पास पैसे नहीं थे, और वहाँ पे होटल भी नहीं है आसपास। तो वो लोग क्या किए, जो रोटी बनाए, और रोटी बनाने टाइम में उन्होंने 2 रोटी मुझे दिया, 2 रोटी उन्होंने खाया। तो वही मोमेंट मुझे अभी तक वो नॉक करता कि अभी हमारे सामने अभी रखा हुआ देखिए। ठीक है, तो अभी दिखता है तो अभी खाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन वो एक मोमेंट था जब मेरे को मतलब क्या बताऊँ, वो सूखा रोटी बहुत अमृत लग रहा था वो, ठीक है। कई चोट भी लगे, कई सारे भूख बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो ऐसे बहुत एंडलेस मेमोरीज हैं, बताने बैठूंगा तो पूरा पॉडकास्ट इसी में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब खाने की बात स्टार्ट हुई है तो, क्योंकि लाइक आपने पूरा इंडिया देख रखा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी कवर किया है, इंडिया का भी सारा पार्ट देख रखा है, खाना सबसे अच्छा कहाँ का है? मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो इसके अगर हिसाब से देखा जाए तो मुझे खाना राजस्थान गुजरात का अच्छा लगा, और अपने उत्तर प्रदेश का खाना तो एकदम से अगर दाल चावल और भुजिया सब्जी मिल जाए उसको तो फिर कोई नहीं पा सकता। उसका तो कोई नहीं पा सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्थान और गुजरात का खाना, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी खाना वो भी होता है, और मुझे काफ़ी पसंद है वैसे खाने, तो मुझे वहाँ का अच्छा लगा। बाकी सारी स्टेट के खाने अच्छे हैं, बट नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरिया, जैसे राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश। ट्रैवलिंग में ऐसे लाइक वेजिटेरियन वालों को दिक्कत नहीं होती होगी? बहुत हुई है। लाइक केरला में तो लाइक जहाँ पे मुर्गा वगैरह बनाते हैं तो ठीक है, उस थाली में खा लिया, लेकिन कभी कभी जहाँ पे बीफ बना रहे हैं तो एक अंदर से आवाज़ नहीं आता यार, ठीक है, उस थाली में खाने का, उस बर्तन में खाने का। तो
मैं खुद बनाता था उनके ही चूल्हे पे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मेरे को चावल दे दो बस, मैं सब्ज़ी दुकान से आलू वगैरह लेके एक में डाल के बना के खा लेता था। तो खाना बनाना भी अगर देखा है तो यहाँ जब मैं जॉब वगैरह करता था गोरखपुर में तो खाना मिल जाता था मुझे। तो यहाँ पे बनाने की आदत पड़ी नहीं, वैसे खाना बनाने आता था, खिचड़ी वगैरह बना लेता था। लेकिन अगर देखा जाए अगर अच्छा खाना बनाने मुझे सीखने को मिला तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग ही मैं सीखा खाना बनाना। ये यूनिक एक्सपीरियंस है कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आप खाना बनाने वाला सीख स्किल गया। भी आप सीख हाँ। गए थे। कम संसाधनों में अच्छा खाना कैसे बनाया जाए ये ट्रैवल ने मुझे सिखाया। बहुत से लोग को नहीं आता ये, इवन मुझे भी उतने अच्छे तरीके से खाना बनाना नहीं आता अभी है। तो मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ, जो बनवा लीजिए। और मैं सेवइयाँ काफ़ी बनाया था। मैं सेवई अगर देखा मीठा मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन सेवई मुझे मिल जाए तो दैट इज़ अ फेवरेट पार्ट। हाँ वो एकदम से फेवरेट है। रोड ट्रैवल में बता रहे थे अभी आपकी, उस टाइम पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे कई जगह, हाँ। तो वो क्या था? लाइक मैं जब पंजाब क्रॉस कर रहा था, करीब रात के 11 बज चुके थे और अब सुनसान रोड है, कहाँ मुझे कोई रुक जानता तो है नहीं कि मैं कहीं हर जगह रुक जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे क्या था, मुस्तफ़ाबाद में मेरी बड़ी मम्मी रहती हैं, मम्मी की सहेली। तो वो मुझे होस्ट कर रखी थी और बोली कि घर पे आ जाओ और दूसरे दिन बाघा बॉर्डर निकल जाना। बाघा बॉर्डर काफ़ी क्लोज में वहाँ से, तो मैं वहीं जा रहा था। तो ब्यास गद्दी है जहाँ गोल्डन गेट आता है, अमृतसर इंटर करने में गोल्डन जो गेट आता है उसके पहले ब्यास गद्दी है। तो इसी बीच कुछ आए लोग, खालिस्तानी वाला उस टाइम चल रहा था काफ़ी। तो वो लोग आए और इंडियन फ्लैग को देख के काफ़ी गाली गलौज किए, मारपीट भी कर लिए। ठीक है, तो मतलब मारा भी? मारे बहुत मारा था मुझे उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज कि इंडियन फ्लैग था? इंडियन फ्लैग। और क्या बोल रहे थे वो, मतलब लैंग्वेज भी समझ नहीं पंजाबी आया, में? पंजाबी में कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन भगवान का शुक्र था कि उस टाइम पुलिस ऑफिसर मिल गए और मुझे सेफली मुस्तफ़ाबाद के रोड पे लगे छोड़े। मैं भैया को कॉल किया, भैया आए, ले गए। और फिर वहाँ से मुझे फिर दूसरे दिन मैं तो जा नहीं पाया, मैं चोट लगी थी मेरे को। अब अंदर मारा उन्होंने, बाहर से कुछ दिख नहीं रहा है, अंदरूनी चोट ज़्यादा हाँ, लगी तो होगी। वो तो उस पर एक्शन नहीं लिया उन्होंने, पुलिस वाले ने, जो भी भाग थे? गए ना वो, उनके आने से पहले मुझे मारे हुए चले गए थे। तो पकड़ना भी, अब मैं क्या बताऊँ, कहीं CCTV लगा नहीं हुआ, किसको दिखाऊँ कहाँ क्या हुआ है। वो रोड पूरी सुनसान थी? ये रात का टाइम या दिन का टाइम है? रात का 11 बजे का था। ओह। तो फिर सेफली मैं पहुंच गया। फिर दूसरे दिन मैं बाघा बॉर्डर गया, वहाँ सम्मानित हुआ, परेड ग्राउंड पे साइकिलिंग किया, मतलब इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी से इंटरेक्शन हुआ। फिर उसी दिन रात को वहाँ पे रुकने का भी मिला। आई थिंक मैं फर्स्ट साइकिलिस्ट हूँ जो वहाँ की चौकी में रुका हूँ, लास्ट चौकी में जो पाकिस्तान से लगता है। तो काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट मिला और वहाँ के मेडल भी अभी संभाल के रखे मैंने। तो वो पहला इंसिडेंट हुआ था। एंड दूसरा ये हुआ था, ये जो वेज वाला भी बात चल रहा था कि नॉन वेज, वही दिक्कत आई थी लाल चौक पे। तो वेजिटेरियन खाना ढूंढने में बहुत निकला, कहीं मिल नहीं रहा था मुझे। तो लाल चौक से आप जब जाओगे ना तो एक मार्केट पड़ता है साइड में जहाँ कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ एक गली है, गली का नाम नहीं याद रहा है, कुछ नंबरिंग वो गली का नंबर है। उधर मैं साइकिल खड़ा किया और मैं निकल गया तलाश में। भूख लगी थी, साइकिल तो लॉक कर दिया और कुछ ज़रूरी सामान होते हैं, छोटे बैग जो होते हैं उसमें रख लिया, कपड़े वपड़े थे साइकिल में था, छोड़ के निकल गया। तो उधर से आया तो देखा साइकिल तोड़ दी गई है। पूरी साइकिल तोड़ दी गई है। साइकिल टूट गई? हाँ, हैंडल वगैरह सब कुछ, नोज नाज के जो भी बैग वगैरह फाड़ उड़ के सब। पहले तो फ्लैग को अलग अलग तरीके से फाड़ा गया था। तो फिर मैं थोड़ा सहम गया और फिर मैं सेफ जगह ढूंढने लगा कहाँ रुकूँ, क्योंकि अभी तो 12-1 बजे। और ये कौन से ईयर की बात है ये? लाल चौक। नहीं, कौन से साल की बात है ये? 2022 की। 22 में? हाँ। तो उस टाइम में एक हनुमान मंदिर है लाल चौक से बहुत क्लोज में है, तो वहाँ गया तो मंदिर मुझे लग ही नहीं रहा था वो मंदिर है, क्योंकि बाहर से जो है ना घर जैसा बनाया हुआ है, अंदर मंदिर है। तो मैं वहाँ पे गया, पंडित जी से बताया कि ऐसी चीज़ चल रही हैं। तो कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे तो उनके साथ रुका, मैं खाना वाना खाया, 2 दिन रुका। फिर वहाँ पे थोड़ा ये कश्मीर जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है, डल लेक में, सब एक्सप्लोर किया। और फिर मैं वहाँ से गुलमार्ग की तरफ जाना शुरू कर दिया। तो गुलमार्ग जब गया तो वहाँ से जाते वक्त को कुछ लोग मुझे नॉक किए थे फ्लैग के लिए, बट मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मैं फिर से फ्लैग लगा लिया था। बट ऊपर से जब नीचे आ रहा था तो एक चेक पोस्ट ऊपर पड़ेगा और एक चेक पोस्ट नीचे पड़ेगा, उसको ढलान है, पूरा बराबर रोड है, इस बीच ये अप हिल है। तो ऊपर कुछ लोगों ने पीछा खाना शुरू कर दिया था
अरे वाह। ऊपर वाला चेक पोस्ट है। अब जब मैं बीच में आया ना, उन्होंने धक्का मार दिया सीधा। अब साइकिल वो है कि सिंगल गियर साइकिल में निकला था, जो 8 हज़ार की साइकिल आती है, उसी साइकिल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। पहाड़ी से आप डाउन आ रहे हो, उसमें पावर ब्रेक तो है नहीं, नॉर्मल ब्रेक अरे है। आप वैसे ही चलते जाओगे, कोई हल्का सा पुश कर देगा, इंसान डिसबैलेंस हो जाता है। और हाँ, सामान पीछे इतना भारी होता है कि कपड़े लत्ते, उसमें गैस चूल्हे वगैरह हैं सब कुछ, तो डिसबैलेंस हुआ सीधा खाई में और पूरे घुटने छिल गए मेरे। साइकिल फिर से टूट गई। अभी टूटी थी, मैं कैसे कैसे रिपेयर किया था, अपने हाथ से किया था, अब तो अपने हाथ से भी रिपेयर नहीं हो रहा था। फिर मैं चेक पोस्ट पे आया, मैंने बताया, वो धक्के मार के निकल गए। और उसके बाद फिर मैं आया, इनको बताया जो पुलिस वाले थे, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प किया, खाना वाना खिलाया। फिर रात भर मुझे वहाँ रोका, सुबह साइकिल बनवाई इन्होंने। फिर मैं वहाँ से फिर मतलब आर्मी को कांटेक्ट किया कि मेरे साथ ऐसा हैपन हो रहा है। तो पहले से ऐसे मुझे बोले थे कि कहीं रुकना हो तो आर्मी कैंप में रुक जाना, मेरा नाम ले लेना। जो इंस्पेक्टर जो लखनऊ को पता ना, वो मिले थे मुझे, तो उन्होंने कहा था मेरा नाम ले लेना, मैं बात कर लूँगा, रुक जाओगे तुम। तो अब मैं वो टेक्निक यहाँ से अपनाना शुरू कर दिया कि मुझे अब तो आर्मी क्वार्टर पे ही रुकना है। वहीं रुकना है और कहीं रुकना नहीं है। तो मेरे साथ उस टाइम पे एक लड़का साउथ इंडिया से आया था ना, तो एक्सीडेंट के बाद वो मिला, तो हम दोनों कोलैब कर लिए। अब 2 लोग साइकिलिंग करने के नहीं होगा, केवल कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए आया था। तो कोलैबोरेशन के बाद में हमने साथ में कश्मीर एक्सप्लोर किया। फिर मैं ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, लद्दाख के साइड में। फिर ये तो वहाँ से वापस आ गया, मैं ऊपर गया तो पूरा कारगिल वगैरह एक्सप्लोर किया। मेरे पास फ़ोन नहीं थे उस टाइम पे, फ़ोन ख़राब हो गया था। अब कनेक्शन भी घर पे नहीं हो पा रहा है, पोस्ट पेड सिम लगता है ऊपर, तो मैं कहीं कहीं घर पे बताया मैं यहाँ रुका हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। और फ़ोटो वगैरह जो क्लिक होता था तो किसी न किसी फ़ोन से क्लिक करके अपने व्हाट्सएप पे सेंड कराता रहता था, जब मेरा खुलेगा तो मैं निकाल लूँगा ऐसे करके। तो धीरे धीरे एक्सप्लोर किया। फिर मैं ये अभी बिहार में अटैक हो गया था, वो छीना झपटी के लिए, तो ये 4 अटैक टोटल हुए थे मेरे ऊपर। वह छोटे मोटे तो होते रहते हैं कि कहीं सामान गायब कर दिया। ऐसे दिल्ली की जो गुरुद्वारा है, यहाँ से मैं स्लीपिंग बैग और बंगला साहिब, हाँ कैंपिंग टेंट यहीं से गायब कर दिया पार्किंग से। ठीक, मतलब ये तो खैर ये तो ठीक है, नॉर्मल ये था, तो अलग ये अलग तो चीज़ होता है। हाँ, बट तो लाल चौक वाला और खालिस्तानी ये वाला काफ़ी तो मतलब उस एज में वो चीज़ में जो फेस किया था ना, वो मैं अभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, वो भी धक्का जान मारे। जा सकती थी। हाँ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वो अगर जो मारने वाला जो सीन था, अगर वो नहीं रोकते बिल्कुल। तो वो जान एकदम ले सकते हैं। बिल्कुल। वो बिल्कुल ले सकते हैं। उनके पास तलवार भी तो थी, निकाल सकते थे, अगर निकाल लिए होते तो फिर कहाँ, कहीं अलग जगह और लग गया मात्र एक होता। झंडे के लिए मात्र दोनों झंडे, जगह। दोनों जगह। इसके बाद वापस आने में डर नहीं लगा था? डर तो बहुत लगता था कि अब तो पैर फूक फूक के रख रहा था ना। कहते हैं बिल्ली को दूध जब गर्म पीने जाती है तो जल जाते हैं तो छाछ भी उस टाइम फूक कुछ फूक नहीं के होता, पीता है। लेकिन जब जलने के बाद होता है ना तो फूक फूक के पैर रखती है हर जगह। तो वो हाल मेरा था। लेकिन फिर जब साउथ इंडिया की तरफ मूव किया ना, तो फिर वो लोग कहते हैं साउथ इंडिया में लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बट मुझे जहाँ तक लगा ना, जो अभी के टाइम पे एक भ्रामक फैलाई गई है हर जगह पे, जब तक आप लोकल लोगों से अपनी बातों को नहीं रख पाते हो तब तक आपके पास प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पा रहे हो तो पूरे इंडिया में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कश्मीर का सीन ऐसा था कि कुछ अभी वहाँ पे उस टाइम पे मुझे लगा कि कुछ चीज़ें पुरानी जो हैं अभी हैं वहाँ पे, बट साउथ इंडिया मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे लोग हेट कर रहे हैं लाइक यूपी वाला करके। ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनी बात तो बहुत अच्छी तरीके से पहुंचा पाता था, बॉडी लैंग्वेज से बात कर पा रहा था लोगों से, और मैं ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करता था। जहाँ तक मुझे जो नहीं समझ में आ रहा है मैं पूछ लिया, अगर नहीं ये क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो लाल चौक वाला जो इंसिडेंट था और ये जो पंजाब वाला जो इंसिडेंट था, ये स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे था ना? स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी अभी पूरी जर्नी बाकी थी। अभी पूरी जर्नी, अभी तो मैं शुरुआत ही किया था, नॉर्थ के साइड जा रहा था, फिर साउथ आना था मुझे पूरा, तो स्टार्टिंग में हो गया था। भाई साहब ठीक है, कोई ना, ठीक है, चैलेंजेस आते रहते हैं, बट अच्छी बात यह है कि आपने कंप्लीट कर लिया कंप्लीट किया। वो था ना कि अगर मैं वहाँ से बैक होता तो फैमिली को क्या मुँह दिखाता, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो भी नॉक कर रहा था ना कि तुम सब कुछ छोड़ के निकल चुके हो। एक बार मुझे पीछे मुड़ के देखने पे ये फील होता था कि यार मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ, स्टडी भी अभी ओपन से चल रही है, मैंने प्रिंसिपल को वादा कर रखा है कि मैं 17 साल में ये करके आऊँगा, मैंने फैमिली की बात नहीं मानी, समाज के लोग फैमिली को आज भी गालियाँ बक रहे हैं कि तुम्हारा लड़का हाथ से निकल गया, वो लोग तो नहीं समझ रहे थे ना। तो मुझे वो चीज़ें सारी दिखाई दे, मैं अगर पीछे हटा तो शायद मेरे फैमिली के ऊपर मेरे वजह से लांछन लग जाएगा, तो उस एज में मुझे वो भी नज़र आ रहा था ना। ये चीज़ तो होता है, मतलब मैं खुद कभी कहता हूँ कि
जो लोग मेरे पे भरोसा करते हैं ना, कभी कभी अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो जाता है, बट उन लोगों के भरोसा को मेंटेन रखने के लिए आपको कभी कभी खुद की चीज़ को ठीक है साइड रख दो, उनके भरोसे पे आप चलते जाते हो। कहते ना अचीवमेंट लाना बड़ी बात नहीं होती है, उस अचीवमेंट को ला के उसकी जो काबिलियत होती है ना उसको मेंटेन रखना वो बड़ी बात होती है। आप थोड़ा सा अगर फिसल गए ना तो लोग आपके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देंगे। ये तो है। ठीक है, एवरेस्ट का कैसे ख्याल आया? एवरेस्ट का ख्याल तो मैंने बताया कि बचपन से और दूसरा एवरेस्ट साइकिलिंग से कैसे? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, एवरेस्ट पे लोग पैरों से चल के बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, ठीक है। कई बार में लोग एक बार में शायद कंप्लीट भी ना कर पाएँ, बहुत उसमें दिक्कत आती है, और उसको साइकिलिंग से हिम्मत कर पाना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो चीज़ कैसे किया? लाइक जब मैंने एवरेस्ट के बारे में सोचा ना तो प्लानिंग तो बहुत पहले की थी। मैंने कहा ना कि मैं पहला ट्रिप नेपाल का किया था, तो माउंटेन मुझे वहीं से नज़र आते थे, लेकिन माउंटेन के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन जब मैं ये ट्रैवल किया इंडिया टूर, तो इसके बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें पता लगने होती हैं कि आप लोगों से मिल रहे हो, बहुत सारे ट्रैवलर भी मिलते हैं, इंटरेक्शन होती है उनसे, तो कई सारे माउंटेनियर भी मिले। तो उन्होंने बताया मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया हूँ, मैं ऐसे किया हूँ, मैं वैसे किया हूँ, तो कहीं ना कहीं वो क्लिक कर रहा था मुझे। और जब मैं घर पे जब ये पढ़ाई कर रहा था, तो मतलब 12th एग्जामिनेशन के लिए, तो उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं नॉक हो रहा था कि यार ये तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मैं MTV साइकिलिस्ट हूँ, मैं उसमें गोल्ड मेडल भी ला चुका हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे नॉक कर रहा था कि देखिए MTV में मेरे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप किया, फैमिली के साथ जाना, फैमिली के साथ जाओ, आप रेस करो फिर घर आ जाओ, तो उसमें सपोर्ट कर रहे थे। वो सेफ था वो? हाँ, सेफ नहीं था, क्योंकि उसी के थ्रू मैंने पैर भी तोड़े हैं, हाथ भी तोड़े हैं। सेफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये था कि पेरेंट्स के निगरानी में आप जा रहे हो, एक डेस्टिनेशन है जहाँ आप जा रहे हो करके फिर घर आ रहे हो, इस तरीके से था, उसमें सपोर्ट करते थे। तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा। लेकिन जब ये पैर वगैरह फ्रैक्चर हो गया तो थोड़ा सा वो हो गया कि MTV तो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि दर्द होता है पैर अभी तो फिर मैंने अपने आप को फिजिकली मेंटेन किया, जिम वगैरह भी किया था काफ़ी टाइम। हालांकि उस एज में करनी नहीं चाहिए, मैं किसी को सुझाव नहीं दूंगा कि आप अंडर एज आप जिम वगैरह करो। मेरे को नुकसान हुआ था, मैं उसका अभी प्रायश्चित करता हूँ ओवर वेट उठाने का। लेकिन मैंने किया था, मेंटेन किया अपने आप को। और फिर जो है कि ये जुलाई महीने में मैंने प्लान किया एवरेस्ट का। बट उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई फंडिंग को लेके, क्योंकि अभी भी मेरे सोशल मीडिया पे एक्टिव फॉलोअर्स, क्योंकि आज के टाइम में फॉलोअर्स काउंट होते हैं। आप अगर आप पॉपुलर हो जाते हो ना, तो वहाँ पे ब्रांड्स आपको खुद रीच करते हैं। बट आप जो बिगिनिंग में स्टार्ट करते हो तो आपको ब्रांड से नहीं, ब्रांड दिखता ही नहीं है। आप चैरिटी इकट्ठा करते हो, आप छोटे छोटे स्पॉन्सर उठाते हो, डोनेशन कलेक्ट करते हो। तो मेरा अभी वही चला था। मैं अपना पोर्टफोलियो बना रखा हूँ कि मैंने ये अचीव किया है, मेरे को ये गोल्ड मेडल मिला है, मैं अलग अलग पॉलिटिशियन से मिल रहा हूँ, अलग अलग बिजनेसमैन से मिल रहा हूँ। वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई वो भी नहीं कर रहा है, कोई मुंह पे गाली दे रहा है कि क्या फालतू चीज़ करने जा रहे हो। तो सब झेल रहा था मैं। रात 3-3 4-4 बजे रात तक गोरखपुर में जाकर हर रोड पे भटक रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। जब मैं इंडिया टूर किया था उस टाइम कई लोग मुझे प्रॉमिस किए थे कि अगली जर्नी में तुमको सपोर्ट करूँगा, उनके पास भी गया, कोई नहीं सपोर्ट किया। फिर बाद में एक पॉलिटिशियन हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो पंकज चौधरी जी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, साइकिल वगैरह दिलाया, उनके लड़के हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। और फिर लोग सपोर्ट में आए, कुछ लोग खुद से सपोर्ट में आए। मतलब ऐसा था कि पहले तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब ऐसे कोई समाज का कोई वरिष्ठ आदमी सपोर्ट करता है तो कुछ ना कुछ सोच के सपोर्ट करता है। तो उसके पीछे लोग सोचते हैं ये सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा। हाँ। तो लोग सोचना शुरू जब किए ना तो सपोर्ट में आ गए लोग। अब मैं नेपाल के लिए तैयार हुआ, निकला नेपाल, और बहुत उम्मीदें लेके जा रहा था मैं, और बहुत लोगों के होता ना कि सबका एक तरीके से पुश लेके जा रहा था कि जाओ। निकला, गया काठमांडू तक साइकिलिंग किया, मतलब ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू एवरेस्ट बेस कैंप एंड कालापत्थर पूरा साइकिलिंग किया था मैंने। अच्छा। तो मैं गया काठमांडू, 4-5 दिन रुका, और मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है कहीं पे भी, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है इस बीच। तो मैं क्या किया ना कि वहाँ पे काठमांडू में जब मैं 9 चढ़ाई आता है तो चढ़ जाता, तो वहाँ पे एक दोस्त, मतलब दोस्त नहीं है वो, मतलब ऐसे रुक के मेरा फ़ोटो निकाल रहा था। तो मैं कहा यार इससे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग तो किया हूँ, लोग ऐसे करते मिले थे मुझे पहले भी। तो मैं कहा बात करनी चाहिए कि ये फ़ोटो लेना चाह रहा है या सेल्फी लेना चाह रहा है, इसने बोल नहीं पा रहा है, इंट्रोवर्ट होगा।
तो मैंने उनसे बोला कि आप सेल्फी लेना चाह रहे हो, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर वो होता ना कि आप बात करते करते चढ़ रहे हो, अब चढ़ाई करनी हो, बाइक से है और ट्रैफिक पूरी लगी होती है और 9 बजे पे हमेशा ट्रैफिक मिल जाएगा आपको। तो साथ साथ में हम जा रहे हैं, तो पूछे वो थोड़ी लगभग 6 बज गए थे और शाम हो गया था पूरा। तो पूछे रुकोगे कहाँ? तो मैं कहा कि मैं तो कोई तरीका तो है नहीं, मैं कहीं कैंपिंग करूँगा रुक के। तो बोले ठीक है, मेरा यहाँ पे रूम है, आप वो लोकल था? हाँ, नहीं लोकल नहीं थे, वो नेपाल और इंडिया बॉर्डर से हैं, बट वहाँ जॉब करते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ, और मेरी एज के थे, आप थोड़ा सा आपके एज के। तो वो मैं चला गया उनके पास। अब उधर गया तो उधर सारे लोग यूपी बिहार के लोग मिल गए। अब बॉन्डिंग अच्छी हो गई। और फिर एक रोहित नाम का दोस्त आया जो मुझे फॉलो करता था, काफ़ी टाइम से फॉलो करता था, वो मिला। और मेरे को सिंगिंग बहुत करना पसंद है, वो भी सिंगिंग करना पसंद करता था, तो उससे अच्छी बॉन्डिंग बन गई। फिर मैं उसके पास चला गया। फिर मैं एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं इस रूट पे किसी को जाते नहीं देखा था, जो लोग गए भी थे वो लोग मुझे बताए नहीं कि ये परमिट होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिली थी, और मैं किसी कंपनी के थ्रू नहीं जा रहा था। होता ना कंपनी से पैकेज ले रहे हो और कंपनी गाइड कर रही है, जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं था। जो मुझे गाइडेंस मिला लेके निकल गया। मुझे इतना पता चला कि जो परमिट होता है वो सागरमाथा नेशनल पार्क जो चेक पोस्ट है वहाँ पे होता है। ये मैंने गड़बड़ किया और मैं निकल गया। और फिर निकला तो पहिया एक जगह आता है, थामदाड़ा, पहिया, सुरके, खरीखोला, ये सब एक जगह का नाम है। तो थामदाड़ा जब मैं पहुंचा ना तो लैंड स्लाइड हो गया रखा था, पहिया के साइड में, सुरके साइड में पूरा लैंड जो है रोड वो ध्वस्त हो चुका था। तो मैंने थामदाड़ा में कैंपिंग किया एक माउंटेन के ऊपर। अब थामदाड़ा से मुझे सीधे सुरके जाना है, पहिया को स्किप करना है। तो सुरके जाने के लिए पूरा माउंटेन चढ़ के जाना पड़ता है। अभी क्या था कि आप इस माउंटेन के इस रेंज से जाना है, ये रोड है, बट अभी आपको थामदाड़ा सीधे सुरके आना है, ये पहिया का रोड गिर चुका है। तो मुझे जंगल में कंधे पर साइकिल रख कर ट्रैकिंग करनी है, 60-70 किलो सामान लेके। बाप रे। अब मैं रात में कैंपिंग किया, सोचा कैंपिंग करने का, बट टाइम था, मैं कहा थोड़ा आगे चलते हैं ऊपर, क्योंकि रुकना तो जंगल में ही है, तो थोड़ा सेफ जगह रुकते हैं। तो एक जगह गया तो प्लेस अच्छा था, मैंने कैंपिंग किया, वो पानी ख़त्म हो चुके थे, तो पूरा वाइल्ड लाइफ एकदम जीवन चल रहा है उस टाइम पे। मैंने वो डिकैथलॉन का एक बॉल आता है, वो मैंने रखा और पेड़ से पानी को इकट्ठा करने लगा, जो होता है गुरुच होता है, गुरुच उसके थ्रू पानी लग के आता है। तो पानी आके ऐसे जाके नीचे गिरा था, तो मैंने एक जगह पे ऐसे कपड़े लगा दिए, तो वो पानी सीधा ही गिरने लगा। उसके बाद में वो तो भर गया। मैं बनाया था एक साग होता है जंगल में, तेरह होता है, नाम मुझे बोल रहा उसका। तो साग मुझे मिला था कुछ, उसको तोड़ के रखा था मैं, और मैगी बनाया था और उस साग की रोटी बनाया था। साग की रोटी उसको पहले उबाल दिया, उबालने के बाद उसमें हल्का नमक डाला, उसका जो तीतापन था वो निकल गया, और उसको पानी सुखा के, और जब वो टाइट हो गया एकदम से, तो उसको ऐसे ऐसे करके अच्छा हाँ, और समझ गया, रोटी बनाया। तो काफ़ी वो हेल्दी होता है, उसमें थोड़ा मसाला वगैरह थोड़ा लेके गया। कैसे पता चला कि ये, क्योंकि अपना टेक्निक नहीं जैसे जंगल में बहुत सारे ऐसे वनस्पति टाइप के होते हैं। एक्चुअली वो मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था, पहाड़ी किसी का ब्लॉग देख रहा था मैं यूट्यूब पे, तो वो साग मुझे दिखा था, तो वो उसी तरीके की जैसे उसमें देखा था वैसे ही था, और वो टेस्ट जैसे बता रहा था, मैं खा के देखा, टेस्ट भी वैसा लग रहा था। डर नहीं लगा था कोई? अब एक्सपेरिमेंट चल रही है पूरी। तो मैंने उसको बनाया, और वो टेक्निक पहला था कि वो तो सब्जी बना रहे थे, वो तो सब्जी बना के दिखा रहे थे, मैं उसका साग का वो चपाटी बना के खा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास मैगी ऑलरेडी था। हाँ। तो फिर मैंने उसको बनाया और पानी लेने गया बॉल के पास, खाना खा चुका था, पानी लेने गया, इतना पानी था कि हाथ धो लिया, बना लिया। अब पीने का पानी वो लेने गया कि उसको फिल्टर करूँगा और फिल्टर करके पीऊँगा। वहाँ पे सांप बैठा था, बाप रे, उसने मेरे को काट लिया। कौन सा सांप था? वो जंगली सांप था, उसने मेरे को काटा। मैं देखिए वहाँ प्रेजेंट ऑफ माइंड होता ना, कितना तेज काम करा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा। मैं तुरंत सांप को पकड़ा, सांप को मार दिया, सांप को मारा। वो सांप मेरे को पैर में पकड़ के वो छोड़ नहीं रहा था। अच्छा। तो मैंने पकड़ा तो उसका गर्दन ही पकड़ा है, और फिर मैंने इसे ऐड दिया, वो फोटो मेरे पास है अभी भी, ठीक है। तो मैंने उसको मारा और पैर को तुरंत फाड़ दिया, मेरा पैर अभी फटा हुआ है इतना, ठीक है। और वो पैर किससे फाड़ा था, मैं जब ट्रैवलिंग इंडिया टूर कर रहा था, तो मुझे एक गोरखा रेजिमेंट के ऑफिसर ने अपना गोरखा वाला जो कुफरी होता है, उन्होंने वो गिफ्ट कर रखा था भाई। और कोई गोरखा पहली बार किसी को अपना कुफरी गिफ्ट किया था, किसी को नहीं देते वो। और उसका रूल ये होता है कि एक बार निकल गया
तो खून पी के ही वो अंदर जाएगा। हाँ। तो पहली बार मैंने खोला था, पहली बार पैर काटा था, और जो दर्द हो रहा था वो तो असहनीय था। लेकिन मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स मैं आपको सेंड कर दूंगा। पैर को फर्स्ट एड किट भी नहीं था मेरे पास, पता नहीं कैसे छूट गया था, लेके गया था बट कहीं छूट गया था। मैंने कपड़ा फाड़ा कैंप के अंदर, पैर को पूरा खून तो रुक नहीं रहा था। फिर मैं पैर को बांधा, जो ज़रूरी सामान था उसको लिया, सांप को पैक किया और फिर मैं जो वहाँ से निकला तो खरी खोला आया 35 किलोमीटर नीचे। और वो सांप कौन, लाइक उसका नस्ल नहीं पता चला कौन सा था? जहरीला था वो, रैपिड करके कुछ था वो, जंगली मतलब सांप था वो, जंगल में ही पाया जाता है ज़्यादातर। अच्छा, तो ठीक है। वो उतना वेनम मेरे अंदर नहीं डाल पाया था, पहली बाइट में उतना वेनम नहीं डाल पाया था, ठीक है। और उसका दांत जो है ना, वो मेरे डिकैथलॉन वाला जो पैंट आता है थोड़ा नीचे रेसा टाइप में होता है, उसमें फंस गया था, तो इसी वजह से वो छोड़ नहीं पा रहा था। अच्छा, नहीं मुझे लगा वो स्किन में फंसा के नहीं छोड़ रहा दो था। दांत नीचे का जो होता है ना वो फंसा दिया था, बट ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना वो नहीं फंसा पाया था, ऐसे काट नहीं पाया था। तो फंसने की वजह से उनको मैं मार भी पाया तो लेके गया मैं नीचे, डॉक्टर तो शौक वहाँ पे कह रहा कौन सा सांप काटा, मैं कर लो यही ये रहा। अरे वो मतलब वो मेमोरीज थी, मैं रिकॉर्ड किया हूँ, इसलिए अभी के टाइम पे ना लोग बिलीव नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने सारी मेमोरीज को रिकॉर्ड किया इसलिए। नहीं ज़रूरी है भाई। हाँ, तो उसको मैं लेके गया, फिर मैं 2 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। एंटी वेनम नहीं लगा क्योंकि वेनम तो मेरे अंदर नहीं आया था, मैंने काट लिया था पैर उसका टीटनस का सुई लगा। 2 दिन रुका, मैं घर पे किसी को नहीं बताया कि मेरे को सांप ने काटा, बस 2 लोगों को पता था। एक देवेश अंकल करके हैं जो कि मेरा एक तरीके से बैकबोन सपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, और एक डॉक्टर हेमंत श्रीवास्तव सर हैं, वो होम्योपैथी के डॉक्टर मेरे डिस्ट्रिक्ट में, वो सपोर्ट कर रहे थे। तो वो उनसे सलाह लिया कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा थोड़ा रेस्ट लो और तुमको हिम्मत बनती है तो आगे बढ़ो। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा, 2-3 दिन के बाद रेस्ट करने के बाद फिर मैं गया, तो मेरा कैंप, साइकिल, सब कुछ ऊपर पड़ा था उसी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बंद हो चुके थे ना। जो लोग आ भी रहे थे तो वो रास्ता नहीं चूज कर रहे थे, नीचे ट्रैकिंग का रास्ता चूज कर रहे थे, क्योंकि ट्रैकिंग में क्या होता है आप इजीली जा सकते हो, बट उसमें क्या है ना, साइकिल मेरे साथ है तो कहीं स्लिप किया तो सीधे खाई में। हाँ, तो मैं इसलिए वो डिसाइड किया कम से कम थोड़ा टफ होगा लेकिन मैं सेफली जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइड तो नहीं मिलेंगे। तो फिर मैं फिर से पहुँचा, और फिर मैं पहिया तो स्किप कर दिया, सुरके पहुँचा, सुरके से आगे बढ़ा वहाँ पे लुकला चौरी खरका होते हुए, मैं लुकला एयरपोर्ट नहीं गया, चौरी खरका नीचे से होते हुए मैं निकल गया आगे के साइड में, जहाँ चेक पोस्ट है सागर माथा। अब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि मेरे पास साइकिल की परमिट ही नहीं है। मेरी परमिट तो वहाँ हो जाती, बट साइकिल की परमिट काठमांडू से होती है, ये तो मुझे किसी बताया नहीं। मैं फिर फंस गया। अब मेरे पास जो पैसे बजट मैंने बनाया था वो केवल जाने और आने का था। ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया। एक्स्ट्रा एक्सपेंस 60,000 इंडियन रुपीज़, और वो मुझे एक दिन में कलेक्ट करने थे। अब मेरी तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि अब जो टाइम था वो पीक पे था। पीक पे इसलिए था क्योंकि मेरा जो एज था वो अगले 3 महीने बाद 19 हो जाता, और जो सीज़न था वो ऑफ सीज़न था, ठीक है। उस टाइम कोई मिलने वाला नहीं था, और तीसरा ये पॉइंट था कि सारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का नज़र मेरे ऊपर गड़ा हुआ है, ये करने जा रहा है, ठीक है। पहली बार सोशल मीडिया पे डोनेशन का गुहार लगाया, एक क्यूआर डाला, और 3-4 घंटे में मैंने जो सपोर्ट लगाई 1.4 मिलियन 4 घंटे में मेरी वीडियो गई थी। वाह। और वो अमाउंट से करीब 20,000 रुपये ज़्यादा पेमेंट आ गया। मैं वीडियो तुरंत डिलीट किया, आर्काइव कर दिया था, और उसके बाद में मैंने बहुत सबको आभार व्यक्त किया, और 3 दिन में परमिशन आया। मैं सबसे बड़ा आभार व्यक्त करूंगा आज इस पॉडकास्ट में कि होटल सुमित जो वहाँ के फाउंडर हैं, उन्होंने अगर नहीं हेल्प किया होता, मुझे नहीं अगर सलाह दिया था कि ऐसे ऐसे परमिट होता, तो शायद मुझे वापस आना पड़ता काठमांडू। वो खुद अपने दोस्त से कराए, जैसे भी किए, भले ही चार्ज लिए उसका, लेकिन अहम टाइम पे सपोर्ट जो मिला ना वो उनका मिला, और परमिट मिला। फिर मैं आगे बढ़ा, धीरे धीरे चलता गया, और मेरा पैर की हालत ख़राब होती गई जैसे जैसे आगे गया। फिर बारिश का टाइम था, जहाँ सांप ने काटा था वो मतलब सही तो हो गया था, लेकिन पैर जैसे चलते हो ना, पानी पड़ रहा है तो सूजना शुरू होता है, स्वेलिंग होता है, कट जाता है, तो वो दर्द पीड़ा तो थी। लेकिन गोरखसेब पहुंचा, और गोरखसेब के बाद मैं एक दिन एक्लेमेटाइज कहीं नहीं किया था, मैं पूरे रास्ते में कहीं एक्लेमेटाइजेशन नहीं लिया था। ये 4,000 मीटर पे मैं रुका था, जो चेक पोस्ट है, तो उसका एक्लेमेटाइजेशन कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 4,000 मीटर हमारे इंडिया में कई सारे पासेज हैं ऐसे नॉर्मल,
तो जब मैं वहाँ पहुँचा गोरखशेप में, तो मुझे एक फॉरेनर ने रास्ते में ही सिम कार्ड का वाईफाई कार्ड गिफ्ट कर दिया था। लाइक वहाँ पे नॉर्मल नेटवर्क काम नहीं करते हैं, वहाँ पे वाईफाई फ्री है, बट उसका एक कार्ड होता है, एयर कार्ड ऐसे कुछ करके आता है वो, जो कि नहीं, एवरेस्ट कार्ड ऐसे करके आता है, वो केवल एवरेस्ट रीजन में काम करता है। लाइक किसी होटल में आप रुक रहे हो तो वहाँ का वाईफाई कनेक्ट करो और उसको कार्ड को स्क्रैच करके फिल करोगे, जैसे पॉइंट रिचार्ज आते थे ना, उस तरीके का। तो फिल करने पर 24 घंटे आपको वाईफाई मिल जाएंगे, नेट अच्छा चलेगा, वो कभी रुक जाता था। तो उस कार्ड की कीमत 800 रुपये थी एक दिन का। अच्छा। तो मुझे किसी ने गिफ्ट कर रखा था, तो मैंने पहला वीडियो डाला कि मैं आज गोरख से पहुंचा हूं और कल मैं क्लाइम करूंगा काला पत्थर। बेस कैम्प इसी ने किया कि बेस कैम्प जो था थोड़ा नीचे था, काला पत्थर ऊपर है। तो मैं कहा पहले टफेस्ट को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अगर बेस कैम्प में थोड़ा बहुत होगा तो खींच लूँगा। तो पहले काला पत्थर को मैंने क्लाइम करने का सोचा, और फिर मैं दूसरे दिन निकला और काला पत्थर पे जाके, मतलब वहाँ पहुँचने के बाद मेरे साथ तो कोई था नहीं, मैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट गाइड, विदाउट वाटर निकल गया हूँ और तिरंगा होस्ट किया वहाँ पे जाके, और फिर जो रोया, मतलब इतनी जर्नी के बाद में, मतलब 3-4 घंटे बैठ के खूब रोया पहले मैं, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका था। पिछले 37 दिनों से चल चल के मेरी हालत जो ख़राब हुई थी, 100-150 किलोमीटर पैदल चलना, हर दिन कीचड़ में चलना, और पौनी जो रूट होता है वो कितना बदबूदार होता है वो तो आप जान ही रहे हो। और मतलब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन जब डेस्टिनेशन पे मैं पहुंचा ना, तो मैं आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं जनगण मनगण गाया, जितने भी लोग सपोर्ट किए थे सबके नाम का एक वीडियो बनाया, और उसके बाद में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, कुछ पत्थर, कुछ मेमोरीज, जितने मेमोरीज कलेक्ट हो पाए थे उतने मेमोरीज मैंने वहाँ पे कलेक्ट किया। और मैंने फ़ोन लगाने का ट्राई किया कि यहाँ से फ़ोन लगता है क्या, तो वहाँ से पता नहीं कैसे फ़ोन लग गया। नेपाल एक पुलिस थे, मिले थे मुझे उनके पास, तो मैंने उनको बोला कि ये नंबर नोट करो और बोल दो इंडिया में काला पत्थर हो गया। अरे वाह। अब वो चीज़ मुझे तो नहीं दिख रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना रखा था, फ्लाइंग शिवा अपडेट। तो उसमें 500-700 लोग जुड़े थे, बहुत वरिष्ठ लोग जुड़े थे उसमें। अब जैसे पता चला काला पत्थर हो गया, डिस्ट्रिक्ट में पटाखे फूटने शुरू हो गए, लोग गुलाल उड़ाना शुरू कर दिए, मतलब एक अलग लेवल का माहौल क्रिएट हो गया। फिर मैं जब आया तो रात में, अब थका हुआ हूँ, आया तो देखा कि ये सब चीज़ें फेसबुक पे पोस्ट हो रही हैं, बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग पोस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिशियन लोग पोस्ट कर रहे हैं, डीएम सर पोस्ट कर दिए। उसके बाद में दूसरे दिन एवरेस्ट बेस कैंप के लिए निकल गया, और फिर एक वीडियो डाला कि मैं आज एवरेस्ट बेस कैंप के लिए जा रहा हूँ। और अब देखिए ये वीडियो मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी इसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। मैं निकला एवरेस्ट बेस कैंप, और एवरेस्ट बेस कैंप क्लाइम किया। उधर से आते हुए रास्ता भटक गया, मतलब खुम्बू का परमिशन मैंने नहीं लिया था। खुम्बू और कैंपन, उसका परमिशन मेरे पास नहीं था, मेरे पास बेस कैंप तक का परमिशन था, बट मैंने अनजाने में उसको भी क्रॉस कर दिया। अच्छा व्यू दिख रहा था, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े दिख रहे हैं, मैं साइकिल ले घुस गया उधर, अकेला हूँ, कोई बताने वाला है नहीं। तो मैंने एक वीडियो वगैरह वहाँ बनाया और चला गया ऊपर कैंपन से साइड में। रात हो गए और वापस आते वक्त रास्ता भटक गया। फिर जब मैं इधर आया तो एक जगह पे ऐसा स्टीप पॉइंट आया कि मैं साइकिल लेके, मुझे ऐसा है ना कि ये गोरखशेप है और ये काला पत्थर जा रहा है और ये बेस कैंप जा रहा है। अब बेस कैंप में मुझे इस साइड से आना है और इसी साइड से वापस आना है, बट मैं इधर से गया और इधर से वापस आया। तो अभी इस साइड में आया तो ये पूरा खड़ा पहाड़ी दिख रहा है और ऐसे मैं नीचे खड़ा होकर देख रहा हूँ कैसे चढ़ूँ। तो मैं खड़ा हूँ और देख रहा हूँ पहाड़ी चढ़नी है मुझे। अब मुझे समझ में नहीं आया था मैं क्या करूँ, बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, मेरे को किसी ने हार्नेस गिफ्ट किया था, तो मैं कैरी कर रहा था, जहाँ पे जो होता है लगेगा। तो छोटा हार्नेस था, बड़ा नहीं था। मैं उसको फेंका और पेट पे बांधा और चढ़ने का पूरा मैंने देखा कि टाइट है कि नहीं है। पत्थर में बजा था ऊपर, बट वो थोड़ा सा बर्फ़बारी हुई थी सुबह, तो थोड़ा सा स्लिपली हो गया था। अब वो पत्थर जहाँ मैं पैर रख रहा हूँ पत्थर नीचे गिर रहा है। मैं साइकिल पीठ पे बांधा है मैंने, और जो 2 पैनियर बैग है वो इस साइड बना है। बाप रे। दोनों इस साइड में। हाथ मेरे ऐसे नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं हाथ, और मैं ऐसे खींच रहा हूँ। तो उस टाइम पे मोमेंट ऐसा था कि मैं अगर मैं हाथ से जैसे छूटता तो सीधा सर वगैरह फट ही जाते, नहीं बचने। फिर तुम कहाँ जाते? कहीं सीधे खाई में। वही कह रहा है, फिर तुम खाई में चले जाते। तो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, बट वहाँ से एक छोटा सा रॉक, बर्फ़ का टुकड़ा करके सीधे चेस्ट पे आके गिर गया और भार बढ़ गया।
और मतलब चोट तो लगी बहुत तगड़ी, लेकिन मैं एहसास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे बैग लगा हुआ था ना, चेस्ट पे छोटा वाला बैग जो अभी लेके आया हूँ वो बैग था। तो मैंने कैसे कैसे करके ऊपर चढ़ा, वो हार्नेस वाला छोड़ दिया वहीं पे और सीधे आया गोरखशेप आने के बाद फिर यहाँ से मैं लुकला वगैरह आया, थोड़ा घूमा, एक्सप्लोर किया। दर्द तो पैर का भी था, यह भी था, सहते सहते मतलब कैसे भी करके आया नेपाल थोक, और वहाँ से गाड़ी पकड़ा, काठमांडू आया। काठमांडू मेडिकल हुआ, मेडिकल में उतना कुछ खास आया नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि ये चोट बहुत गहरी है और जिसके कारण मुझे 2 महीने के आसपास, 1 महीने तो आईसीयू में रहा और करीब 2 महीने हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। ठीक है, कोई नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। काला पत्थर का नाम काला पत्थर क्यों पड़ा ये पता है? काला पत्थर अगर देखा है तो वहाँ से एवरेस्ट का जो व्यू आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। मतलब अगर हम कहते हैं ना कि हम कभी बारिश होता है तो कहते हैं हिमालय दिख गया, हिमालय दिख महाराजगंज साइड ऐसा बोला हाँ। जाता है कि वहाँ से दिखता है रेंज अभी वाली। बीच में कुछ वीडियो वायरल हुआ था कि हिमालय से हिमालय दिख रहा है, हाँ, लेकिन वो हाँ। अन्नपूर्णा है, वो हिमालय अच्छा नहीं ये है। भी, हाँ ठीक है। ठीक है, हिमालय केवल और केवल विजिबल होता है, जो मेन एवरेस्ट है वो काला पत्थर से, या तो कभी गोरखपुर कर रहा हूँ, गोरखशेप से कभी दिख गया, या तो आपको दिख जाएगा एवरेस्ट बेस कैंप से। अदरवाइज़ बहुत कम रेयर चांसेस होता है कि हिमालय दिखे, क्योंकि उसके आगे नोप्से है, फिर लोटसे है, तो अलग अलग ऐसे क्या होता है ना कि माउंटेन पीछे है, वो 2 माउंटेन आगे हैं उसके, तो दूर से नहीं दिखता है वो। आप किसी हाइट पे पहुंचोगे वहाँ से वो दिख जाएगा। हो सकता है, जैसे होता है ना, लोगों को पता भी तो नहीं रहता है कि ये कौन सा वाला कौन सा पहाड़ mountain है। है। अब क्योंकि लाइन से वहाँ सीरीज में रहेगा, हाँ। तो पीछे छिपा रहेगा, आगे वाले को बोल देंगे भाई यही यही एवरेस्ट है, हिमालय हाँ, है। यही है, तो जो पहाड़ दिख रहा है वही एवरेस्ट है। हाँ, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी जानकारी लिया था। गाया करके एप्लीकेशन होता है, अगर आप माउंटेनिंग करते हो तो गाया को डाउनलोड कर लो, उसमें माउंटेन का हाइट, कौन सा माउंटेन है, कौन से रेंज में है, सब दिख जाता है। अच्छा, स्कैन करना पड़ता है उसको? नहीं, वो आप ऐसे रखोगे ना, मैप में ही दिख जाता है कितनी डिस्टेंस है, कितनी हाइट पे आप जा रहे हो, सब कुछ दिखता है। अच्छा, तो उसमें मैंने देखा, जो गूगल मैप होता है, तो उसमें जब सेटेलाइट मोड ऑन किया तो दो मोबाइल मेरे पास थे, तो दोनों में देखा कि ये माउंटेन ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने देखा नोट से और लोट से, जो दो सामने दिखाई दे रहा है और एवरेज जो पीछे दिखाई दे रहा है, तो उसको मैंने देखा। मैंने वीडियो वगैरह काफ़ी अच्छा बनाया, एवरेस्ट का फोटो मैंने पोस्ट किया है, काफ़ी अच्छा फोटो आ गया था। उस टाइम पे बादल नहीं थे तो मैंने उसको देखा। तो काला पत्थर एक्चुअली पूरा ब्लैक रॉक है। अच्छा। पूरा जो आप रास्ते में कवर करोगे ब्लैक रॉक है। स्नो वगैरह बहुत कम इधर होते हैं, स्नोफॉल अगर इस टाइम, तो अभी तो टाइम विंटर का है तो आप पूरा स्नो से ढका होगा, बट उस टाइम में पूरा हटा हुआ था तो दिख रहा था, मतलब कि पूरा एकदम ब्लैक है। और जो रास्ते भी है ना वो भी पूरे ब्लैक हैं, धूल मिट्टी का रास्ता है बट ब्लैक सॉइल ऐसे उस टाइप में है। और दूसरा चीज़ वहाँ से व्यू अच्छा था, वो कहते एवरेस्ट का व्यू पॉइंट है वो। तो 2 चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, साइकिलिंग पे आते हैं। फिज़िकल चैलेंजेस साइकिलिंग के बहुत ज़्यादा रहते हैं। लोग सोलो ट्रैवलिंग पे चले जाते हैं कि ठीक है लिफ्ट ले लिया, हिच हाइकिंग जैसे तुमने भी किया है, ठीक है कि हिच हाइक कर लिया। वो साइकिलिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा, मैं ये तो कहूँगा बहुत ज़्यादा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफर साइड रहता है, और इन टर्म्स ऑफ लाइक डिफ़िकल्टी के लेवल में, और थोड़ा सा इजी भी रहता है कि मतलब ठीक है लिफ्ट ले लिया क्योंकि तुम्हें चलना नहीं पड़ रहा उतना। बिल्कुल। बट साइकिलिंग में तुम्हें कांस्टेंट, जो तुमने बताया 28,000 किलोमीटर तुमने चला है, तो वो तुम मोटराइज वे से तुम नहीं उसको कर सकते कि तुम कहीं से हेल्प ले लिए या कुछ कर दिए, तुम्हें चलाना पड़ेगा। तो वो एक्सपीरियंस क्या था? नहीं, मैंने लिफ्ट लिया था साइकिलिंग में भी। कैसे लिया था लिफ्ट वो? एक साइकिल ख़राब हो गए थे। अच्छा। मैं कहाँ पे था, विशाखापट्टनम के आसपास था, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक वाले ने मेरे को मतलब ठोका पीछे से, और मतलब स्कॉर्पियो के पीछे कहीं मेरा टी शर्ट फंस गया, और स्कॉर्पियो घसीटते हुए मेरे को ले गया था करीब 100 मीटर। तो साइकिल पूरी टूट गई थी। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था क्या करूं। तो जो ये कार वगैरह सप्लाई करते हैं ना ट्रक, तो बिहार का कोई था, तो उनसे मैंने बोला कि ऐसा है, मैं साइकिल टूट चुकी है, पैसे तो है नहीं। विशाखापट्टनम से पहले एक्सीडेंट हुआ था, और विशाखापट्टनम मेरा एक दोस्त रहता है, तो मैंने कहा वहाँ तक अगर आप पहुँचा दोगे, करीब 1500 किलोमीटर की दूरी है, तो मैं वहाँ साइकिल रिपेयर करा दूँगा। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे 1500 किलोमीटर वो लिफ्ट लिया था, और जो बताया 20 किलोमीटर बंदीपुर टाइगर रिजर्व में वो लिफ्ट था। ऐसे कर करके मैं 2200 किलोमीटर लिफ्ट ले रखा था। मैंने पूरा काउंटिंग रखा था कि जब सबमिट करूँ तो ये चीज़ दिखा पाऊँ कि इतना मैंने लिफ्ट लिया। तो वो 30,000 किलोमीटर के आसपास था, 2000 माइनस हो गया। अच्छा, इसलिए तुमने बोला कि 28,000 किलोमीटर मैं चलाया हूँ। हाँ,
तो बट जो ठीक है लिफ्ट वाला पार्ट तो अलग है, बट जो साइकिल से कवर किया है, लाइक जो साइकिल राइड से कवर किया है, वो एक्सपीरियंस क्या था और उसमें क्या क्या चैलेंज आए थे? लाइक अभी मैं बता दूं, अगर बिगनर कोई अभी से स्टार्ट करना चाह रहा है तो ये चैलेंजेस नोट करना कि आपको ये फेस करने पड़ जाएंगे। पहला तो साइकिल पंचर बहुत होता है। तो आप ऑफ रोड करते हो ना, लाइक रोड पे आप हमेशा हाईवे पे नहीं चल सकते हो, गाड़ियाँ बहुत तेज आती हैं तो आपको उतरना पड़ता है रोड से। तो वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे कील वगैरह गिर जाते हैं तो पंचर होता है, तो पंचर किट हमेशा साथ में रखना। दूसरा डिफ़िकल्टीज ये होता है कि आपको दिखता है भारत केवल साउथ इंडिया प्लेन है, मिडल प्लेन है, बट सारे माउंटेन है, कहीं ना कहीं चढ़ाई है, कहीं उतराई है। तो अगर सिंगल स्पीड साइकिल, मैंने पूरा इंडिया सिंगल स्पीड साइकिल पे कश्मीर टू कन्याकुमारी किया है। उसके बाद जब कन्याकुमारी नया साइकिल जब मुझे मिला तो उससे मैंने, वो गेयर वाली साइकिल थी, तो गेयर वाली साइकिल से मैंने किया राम सेतु टू अयोध्या, बट ऑलमोस्ट इंडिया मैंने सिंगल गियर साइकिल पे किया है। तो मैं काफ़ी उस चीज़ को मैं बता पाऊँगा, क्योंकि जब डिफ़िकल्टीज़ क्या आती है, जब आप अप हिल जाते हो तो पैर थक जाते हैं, इतना पैर में ताकत नहीं है कि आप बिना गियर वाली साइकिल को आप चला पुश कर पाओगे। तो कहीं कहीं उतर के धक्के मारने पड़ते हैं, साइकिल पंचर हो गया वो देखने पड़ते हैं। साथ में साइकिल के साथ ऐसे आप अगर नॉर्मली स्टे लेना चाहोगे तो कहीं मिल जाएगा, लेकिन साइकिल को सेफ रख के स्टे लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लाइक कैंपिंग भी कर रहे हो तो साइकिल तो कैंप के अंदर रखा नहीं जाएगा, उसको रखने पड़ेंगे। तो साइकिल के साथ कई सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन अगर आप एक नोमैडिक ट्रैवलर हो, नोमैडिक लाइफ जीना चाहते हो, तो ये चीज़ फेस करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और वेदर चैलेंजेस भी बहुत आते होंगे, बिल्कुल, बहुत क्योंकि बाइक में क्या है कि आप स्पीड कर जाओगे, स्पीड कर जाओगे, ठीक है, लेकिन बारिश के टाइम में या कोई भी वेदर चेंज अगर आ गया तो साइकिलिंग में तो आपको झेलना ही झेलना है। अरे वो तो आप अकेले हो रोड पे, कोई हेल्प कर दिया तो समझिए भगवान ने भेजा उसे। अगर कोई हेल्प नहीं किया तो जो हालत होती है, लाइक हम लोग क्या है ना कि ह्यूमन है और हमारे शरीर में काफ़ी तरीके की बीमारियां होती रहती हैं। लाइक कई लोग होते हैं ना, बारिश में भीग गए तो एक कहावत है कट जाना, पैर पट्टे पे कांच लग जाना, तो वो लग जाता है। तो अब बारिश का पानी आ रहा है और कटता जाएगा, ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज आती हैं और वो जल्दी सही नहीं होता है, क्योंकि आपको एवरीडे साइकिलिंग करनी है। तो डेली तो ऐसे पैर तो रगड़ेगा तो कटेगा, तो डेली एक बार कट चुका है डेली कटेगा, तो वो डिफ़िकल्टीज आती हैं। फिर अगर जैसे मैं इन्फेक्शन मुझे बहुत होता है धूल मिट्टी से, तो बारिश के टाइम पे पानी जो होता है उतना साफ़ नहीं होता है, और कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 100 किलोमीटर कोई घर ही नहीं है। लाइक अभी अब आप जैसे वहाँ से, जैसे मेरे से तन्नौट वगैरह जा रहे हो, लोंगेवाल जा रहे हो, जैसे मैं जा रहे हो, ये सब रूट पे कहाँ पे कहीं घर ही नहीं है, तो कहाँ रुकोगे आप? और वहाँ पे अगर बारिश मिल गया, बारिश रेगिस्तान में भी होता है। मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मैं रास्ते में ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं बारिश नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को मिला बारिश बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज ऐसे बहुत आती हैं, बट बॉडी जो होता है ना, जब आप ऐसे होता है कि आपके ऊपर चैलेंजेस बढ़ गए हैं और आपको फेस करना ही करना है, आपको पता है कि इसके अगर फेस नहीं करूँगा तो मुझे कोई आएगा भी नहीं सपोर्ट करने, तो अपने आप को हिम्मत आता है और आप कर लेते हो। ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये वो, लेकिन जब निकलते हो अपना तो उस टाइम पे आप खुद अपने आप को मजबूत कर लिए होते हो। साइकिलिंग क्यों, मतलब साइकिलिंग से ही क्यों? और भी ऑप्शन था, तुम सोलो जा सकते थे, बिल्कुल, ठीक है, हिचहाइक करके ऑल इंडिया कर सकते थे, इवन बहुत सारे लोगों ने किया है। साइकिलिंग क्यों, क्या इसका कोई खासा लगाव रहा है या क्या? साइकिलिंग इसलिए था क्योंकि मैंने हिचहाइकिंग के बारे में सुना नहीं था, अगर रियलिटी बताऊँ तो। और सेकेंड थिंग ये था कि मुझे एक लिमिट था कि 1 साल के अंदर ही कवर करना है इंडिया को। उससे अगर मैं हिचहाइकिंग करता तो और जल्दी हो जाता, लेकिन मैंने उसके बारे में जाना नहीं, और पैदल करता तो 4-5 साल 10 साल भी लग सकते थे। ठीक है, तो साइकिल मैंने यही इसलिए चूज़ किया। और मैं MTB करता था, तो MTB के थ्रू में साइकिलिंग का एक्सपीरियंस था, और मैं काफ़ी बार अयोध्या वाराणसी साइकिल से जा चुका था। तो ये था कि 100 किलोमीटर का टारगेट मैं पूरा कर लेता हूँ एक दिन में। तो इसलिए साइकिलिंग मैंने चूज़ किया। बाकी आज के टाइम पे अगर मैं बेस्ट वे टू ट्रैवल अगर बताऊँ तो साइकिलिंग से बेटर हिचहाइकिंग करो। आप किसी विलेज में जाओ, उस विलेज में कुछ टाइम स्पेंड करो, लोकल लोगों के साथ उनके कल्चर को एक्सप्लोर करो। लाइक अभी के टाइम पे ना युवा जो है, मैं अभी उस पॉइंट से हट रहा था बट अभी उस पॉइंट को कैप्चर करूँगा। मैंने वीडियो बता रहा था, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए ट्रैवल कर रहा है। हाँ, एग्री। और वो भी काम मैंने भी किया एवरेस्ट पे, एग्री। लेकिन मैंने किस लिए किया, क्योंकि मुझे अगला अचीवमेंट जो लेके आना है उसके लिए दिखाना है
कि मैं ये करके आया हूँ। इंडिया टूर किया ना, तो मैं कहीं वीडियो पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, मुश्किल से 100 वीडियो पड़े होंगे मेरे आईडी पे 1 साल के अंदर, ठीक है। लेकिन एवरेज में मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया उसका, क्योंकि हाइप थी मेरी, मैंने किया और मैं ऑफिशियली वेरीफाइड भी हो चुका था इंस्टाग्राम पे। मेरे 8,000 फॉलोअर थे, तभी मेरे अकाउंट वेरीफाई हो गया, इंस्टाग्राम ने वेरीफाई कर दिया ऑफिशियली। तो एक और हाइप मिल गया कि यार ऑफिशियल वेरीफाइड अभी बहुत कम लोगों को मिलता है, ब्लू बैज जो होता है, अभी तो 6ix9ine में परचेज कर रहे हैं। तो होता है, क्यूरियोसिटी अंदर आई कंटेंट क्रिएशन की, और काफ़ी यूनिक कंटेंट भी आते थे मेरे, एडिटिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। जहाँ मैं कभी सैमसंग J2 फ़ोन यूज़ करता था, आज 15 यूज़ कर रहा हूँ, तो इम्प्रूवमेंट हो गया था, ठीक है। तो आज का जो युवा है ना, वो केवल और केवल अपने आप को फेमस करने के लिए, पॉपुलर करने के लिए, लाइक अभी महाकुंभ जो इतना बड़ा एक डिवाइन फेस्टिवल ही बोलेंगे, हाँ फेस्टिवल ही है वो हुआ। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए, कई लोग पैदल ट्रैवल करके आए और वीडियो बनाए, वायरल हो गए। बट महाकुंभ के बाद क्या? होली कर लोगे कवर, होली के बाद शिवरात्रि और होली कवर कर लोगे, उसके बाद क्या? कंटेंट ही नहीं रहेगा आपके पास, आगे स्कोप नहीं रहेगा, फिर आप क्या करोगे? घर बैठ जाओगे। प्रायोरिटी कंटेंट रहता है उनका, ख़त्म हो जाएगा वो जो फेम मिला वो ख़त्म हो जाएगा। वो जो ऑडियंस है वो महाकुंभ देखने आई थी बस, हाँ और क्या, फिर चली जाएगी। आपका तो उन्हें आपके होली वाले में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उनके दिवाली में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो वो चीज़ है, पहले मैं इतना ही कहूँगा, पहले अपने आप को आप पढ़ो, अपने आप को, अपने फील्ड को चुनो। आप किसी को देख के अपना फील्ड मत डिसाइड करो, अपने आप से अपना फील्ड डिसाइड करने दो। अपने आप में देखो यार वो काबिलियत आपके अंदर है कि नहीं है। अगर वो काबिलियत आपके अंदर सच में दिख रहा है तो आपको अपने आप को कहना ही नहीं पड़ेगा कि आपको करना है, अपने आप उसी फ्लो में आप जाओगे। सही है। बस एक पुश की ज़रूरत होती है जहाँ से आप बढ़ जाते हो। लाइक मेरा बचपन से कहीं ना कहीं वो इंटेंशन था, एक पुश की ज़रूरत थी, जहाँ मुझे पुश मिला मैं आगे बढ़ गया। एक चीज़ बस क्लिक करना होता है उसको, वो जहाँ क्लिक किया आप फिर निकल जाते गोली की रफ्तार से फिर भागोगे। तो किसी को भी इस टाइम में जो ये 2025 चल रहा है, आगे 26 आएगा, 27 आएगा, बहुत तभी चीज़ें आएंगी आपके लाइफ में। तो मैं इतना कहूँगा कि जब भी आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, कुछ नया करने जाओ। लाइक अभी के टाइम पे एक हमारे कल्चर में मैंने बहुत लोगों से मिला है जो कि अभी एजुकेशन को लेके, मतलब बच्चों को जो एजुकेशन है, हम लोग का क्लास 8 तक स्टडी होता था, एग्ज़ाम होते थे हाफ ईयरली, एनुअल, हर मंथली। अभी के टाइम पे क्लास 5 तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं, कई सारे स्कूलों में एग्ज़ाम नहीं होते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले कुछ बच्चों से मैं मिला, उनके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, 5th तक एग्ज़ाम ही नहीं होता है। 5th तक एग्ज़ाम ही नहीं होता उनका। तो अपना लाइफ जो है ना, वो एक तरीके से हर दिन एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो हर दिन कुछ ना कुछ टेस्ट एक्टिविटी इन्वॉल्व होता जा रहा है। वो हमारे टाइम पे नहीं था, ठीक है। हम केवल, हमारा ये था कि हमको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद 12th पास करना है, 12th के बाद हमें किसी जॉब की प्रिपरेशन करनी है, ग्रेजुएशन करना है, ये वो करना है। अभी के टाइम पर ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस टाइम आप कुछ ऐसा स्टार्ट करने जाओ जैसे मैंने किया है या मेरे ऐसे बहुत लोग किए हैं, तो पहले अपने अंदर झाँक के देखो भाई, आपके अंदर वो काबिलियत अगर झलक रही है, आपके अंदर वो डेडिकेशन है, आपके अंदर वो हिम्मत है, वो हौसले हैं, वो तरीका है सोचने का, वो तरीका है बात करने का, वो तरीका है स्टेबल रहने का, वो तरीका है अपने आप को समझाने का कि अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपने आप को उस रूट से उतार के किसी और रूट पे चढ़ा सकता हूँ, तो करना। अदरवाइज ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है, नोट कर लेना, अन्यथा यही पॉडकास्ट आके दोबारा देखोगे और पछताओगे। ठीक है, लास्ट सेगमेंट पे एक सवाल और कि 16-17, ठीक है, ये ऐसा साल होता है जिसमें लाइक बहुत छोटी उम्र होती है, नहीं होता है, अब इसके हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं कि नहीं पता होता है कि किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि उम्र एक तरीके से आपके लिए एज अ एडवांटेज काम किया, कि शायद अगर अभी आप 25 या 25+ हुए रहते तो जिस तरीके से जो आपने 17 में किया या 16 में किया वो नहीं हो पाता? बिल्कुल। तो उस पर क्या व्यू था? देखिए, ये एक लक ही कहेंगे, क्योंकि अगर इस टाइम में देखूं तो मेरे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। बहन की शादी है, भाई को पढ़ाना है, पापा का रिटायरमेंट करीब है, बैकग्राउंड में कोई नहीं है, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब मुझे कमाना है। घर के सबसे बड़े हो? घर के सबसे बड़ा लगा मैं ही हूँ। अब मैं कमा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात बताऊँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा के घर पे दे रहा हूँ, ठीक है। अगर अब से ये स्टार्ट करता ना तो शायद मेरी फैमिली भी घर जाती,
तो वही होता सही टाइम चूज करना। कई लोग वही नहीं कर पाते हैं और बार बार पछताते हैं। तो ठीक है, पेरेंट्स के नहीं आप काम करो बचपन में। पेरेंट्स देखो कभी गलत नहीं सजेशन करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा जो है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर से वो गुजरे। तो इसलिए वो यही कहते हैं कि पढ़ लिख ले, आगे कुछ अच्छा कर लेगा। लेकिन आपके अंदर कुछ अलग अलग तरीके की काबिलियत है तो आप बताओ ना, खुल के बताओ। तो नहीं मान रहे हैं तो कम से कम समझाने की कोशिश करो ना, एग्जाम्पल दो ना, आप अपने आप को प्रूफ करो। जैसे मैंने 1 साल अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के टाइम लिया, मैंने प्रूफ किया और एवरेज जाते टाइम मेरे पिताजी 50,000 रुपये दिए थे अपने जेब से। एक टाइम था वही पिताजी रोक रहे थे मुझे। एक टाइम था वही पिताजी जब मैं घर आया तो देखा चारों तरफ मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, मेरे पिताजी खड़े होकर लगवा रहे हैं। हालांकि वो पोस्टर किसी और ने लगवाया, लेकिन पिताजी खुद जाके वहाँ खड़े होकर यहाँ ये लगेगा, यहाँ ऐसा लगेगा, यहाँ पे ऐसे फूल का डेकोरेशन होगा, सब चीज़ें मेरे पास आ रही, सब देख रहा था। तो उस पिता के आंख में क्या आंसू जो खुशी के झलक रहे थे ना, वो मुझे दिख रहा था। तो पहले अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करो, देन ही करो। ये तो वही होता कि आप दूसरों को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा नहीं दे पाओगे। तो सही बात है। वही है, एज लिमिट मायने नहीं रखता। जिस भी एज में, बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से कम एज में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लेके बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं उनके सामने, लेकिन वही है कि सही उम्र में सही चीज़ चूज़ करना। मैं भी अभी चाहता तो और पहले चूज़ कर सकता था। हाँ डेफिनेटली। मेरे से कम उम्र में भी मैं इसको बना। अभी जो लड़का मेरे को देख रहा है, क्या पता वो 14 साल का हो, 13 साल का हो, उस एज में उसने सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है, और अगर उसके अंदर वो काबिलियत है तो कर भी लेगा वो, ठीक है। यकीनन। ठीक है, लास्ट अगर आपको देख करके अगर कोई इंस्पायर हो रहा हो या करना चाहता है तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें, ठीक है। और एक बहुत मेजर सवाल आता है कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं। तो ये टिप्स वाला पार्ट और फाइनेंसेस कैसे कोई मैनेज कर सकता है, इंक्लूडिंग उसको मिला करके किसी को अगर ट्रैवल करना हो जिस तरीके से आपने किया है, तो वो अगर आप ऑडियंस को बता सकते हो तो बहुत हेल्पफुल होगा वो। बिल्कुल, आज के टाइम पे बहुत इम्प्रूवमेंट है ट्रैवलिंग में। आप किसी से होस्ट ले सकते हो काउच सर्फिंग के थ्रू। आप उनके घर पे जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हो। वॉलंटियरिंग में आप उनके घर पे जाओगे, एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आप जब वॉलंटियरिंग कंप्लीट करोगे। तो मैंने भी काफ़ी सारी वॉलंटियरिंग की है। तो वॉलंटियरिंग करो, आपको अलग अलग ट्रैवलर से इंटरेक्शन होगा, वहाँ पे मिलोगे, आप कंटेंट क्रिएट करोगे। कई सारी वॉलंटियरिंग ऐसे होती है कि वीडियो शूट करने की नहीं होती है, तो आपके जो स्किल है उसी हिसाब से वॉलंटियरिंग चूज़ करो। तो वहाँ पे आपको क्या होता है, आप जो काम करते हो उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है, और स्टे फ्री मिल जाता है, खाना रहना फ्री मिल जाता है, और जो पैसे आपके हैं वो आसपास के एरिया एक्सप्लोर करने के लिए हो जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप बजट ट्रैवलिंग करते हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, कोशिश करो हिचैकिंग हो पाए तो हिचैकिंग करो। और वहाँ पे क्या होता है ना, हिचैकिंग करने के टाइम पे जो लोग आपको हिचैकिंग मतलब लिफ्ट दे रहे हैं वो भी लोग हेल्प कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि वो कुछ खाने का दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, तो एक्सेप्ट करो। वहाँ पे वो डिक्लाइन मत करो कि मुझे लेना नहीं है, मैं बहुत बड़ा ट्रैवलर हूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। उस टाइम पे छोटे बन के ले लो, क्योंकि वो चीज़ होता है ना, बाद में एहसास होता है, ले लिया होता तो आज बढ़िया खाना खा लेता। वो जब भी दें ले लो, ठीक है। तीसरी चीज़, बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि लोग धोखाधड़ी बहुत करते हैं ट्रैवलिंग में। खास करके लड़कियां जो ये वीडियो देख रही हैं उनको मैं कहूँगा, आप अगर ट्रैवल करती हो तो पहले सिक्योर हो जाओ, श्योर हो जाओ जहाँ पे आप जा रही हो, जहाँ पे आप रुक रही हो, एरिया सेफ है नहीं है। नहीं तो मेरे बहुत दोस्त ऐसी हैं, लड़कियां हैं जिनके साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में कुछ दोस्त मेरे फॉरेन से आए थे, बाइक से ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे हुआ था उनके साथ, झारखंड के पास में उनका रेप हुआ था लड़की का, ठीक है। एज देखिए क्या था, 7-8 लोगों ने गलत काम कर दिया। तो बी सेफ, क्योंकि ये चीज़ें हैपन होती हैं और रियलिटी है, डार्क ट्रूथ है ट्रैवलिंग का। जहाँ पे आप काउच सर्फिंग भी करते हो वहाँ भी गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सेफ़ है। काउच सर्फिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन के थ्रू आप कोई भी जुड़ सकता है उससे। कभी किसी से मिले नहीं आप, ठीक है। आज के टाइम पे जो रिव्यू चेक करके हम जाते हैं ना, कि हम रिव्यू चेक किए और चले गए उनके पास रुकने, रिव्यू भी गलत होते हैं, फेक होते हैं। अपने आप से हम टाइप, आखिर वो भी कोई थर्ड पर्सन ही तो टाइप कर रहा है। 10 मेल आईडी बना के हमने खुद के नाम पे अच्छी अच्छी चीज़ें लिख दी, अच्छी रिव्यू दे दी, इरादा गलत है, फिर क्या करोगे आप। तो बहुत सिक्योर रहना। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैं बता रहा हूँ ना, कोशिश करना, अगर आप पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, 12 पास आउट हो, बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आप। लाइक एडिटिंग का हो गया, लाइक मैं करता हूँ, एडिटिंग का काम करता हूँ,
बड़े बड़े ब्रांड के साथ मैंने काम किए हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ से आता है। तो आप कोई ना कोई जॉब कर सकते हो। और अगर आप शॉर्ट ट्रैवल करते हो, लाइक 1 महीने 1.5 महीने निकलते हो, तो कोचिंग वगैरह बेस्ट ऑप्शन है। होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे होता है ना कि आप के ऊपर पढ़ाई छोड़ने का 2 ही रीज़न होता है। एक तो या तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रही हो, या तो आप खुद से नहीं किए हो। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और आप खुद से पढ़ाई नहीं किए, तो हो सकता है आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो ठीक है, ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा ना रहा हो और उसके वजह से आपकी पढ़ाई छूटी हो, तो पहले उसको मैनेज करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि होता ना, हम तो यात्रा कर लेंगे, लेकिन परिवार का जो यात्रा है ना, जीवन का जो यात्रा है, वो रुक जाएगा। तो ये चीज़ें, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। और साथ में सबको यही कहूँगा, यात्रा करते रहिए। जीवन यात्रा है, ऐसा आपने कहा, जीवन यात्रा है, यात्रा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज मैंने 1.5 घंटा एक गुजार दिया, यात्रा का ही देन था कि मैंने इतना कुछ बोल दिया, बता दिया। शायद अगर यात्रा नहीं किया होता तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होता मेरे लिए। ठीक है जी, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोबारा मिलेंगे आपसे। बिल्कुल। एंड एट द एंड मैंने एक पॉइंट छोड़ रखा था, मैं वही बताना चाहूँगा कि आज का जो जनरेशन है ना, वो बहकावे में जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। लाइक सोशल मीडिया पे हम ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और साथ में ड्रग्स, जो स्मोक वगैरह है, उस पर फोकस कर रहे हैं। और तीसरा जो है ना, अभी रिलेशनशिप को लेके काफ़ी चीज़ें हैपन हो रही हैं। लाइक मेरे लाइफ में बहुत लोग आए, लेकिन मैंने वो इंटेंशन आज तक नहीं रखा। तो आज मैं पॉजिटिव जहाँ मैं बैठता हूँ, तो अपने आप को गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। तो आज के टाइम पे, अगर शायद उस टाइम पे मैं उस फील्ड में आ गया होता, सब लोग रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अगर वो फील्ड में आ गया होता, शायद आज मैं यहाँ तक नहीं आ पाता। क्योंकि वो चीज़ें रुकावट बनती हैं, और मैंने देखा है रुकावट बनते, बर्बाद होते हुए देखा है। लोगों ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, ठीक है, इस फील्ड में आके। तो हम यूथ हैं, हमारे ऊपर ही ये भारत का जो भविष्य है वो टिका हुआ है। तो अगर हम चाहेंगे तो भारत को एकदम से सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं, हम चाहेंगे तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो सब कुछ हमारे हाथ में है। तो ऑल द बेस्ट। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप पहले से कर रहे हो, तो इम्प्रूव करना, जो मैंने बताया। और मेरे पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने उसको साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपनी बातों को साझा करने का मौका दिया। तो